Welcome everyone to your own channel Anuj Mishra Genius Labs. We are doing hydrocarbons PYQ और PYQ सीरीज ये चलती जा रही है। आपको बहुत हेल्प मिलेगी यहाँ से। जेई मेंस एडवांस जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हो नीट के लिए सब में आपको हेल्प मिलेगी, तो इसको आराम से फॉलो करते जाओ। वीडियोस को देखने का तरीका मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप क्वेश्चन को देखो, पॉज करो, फिर उसका सॉल्व करो, आंसर चेक करो, डिस्कस करो और कमेंट बॉक्स में अगर कुछ डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन। Which is most acidic options are ethane, ethane, ethine, right? So तीन ऑप्शंस गिवन है आपको। अब इसमें कैसे देखते हो कि कौन सा ज्यादा एसिडिक है? तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड सीक्वेंस आपको याद होगी। HF is better than water is better than ROH is better than HC triple bond CH is better than ammonia is better than CH2 double bond CH2 is better than CH3 in acidic character. So उस लॉजिक से सबसे खराब एसिडिक कैरेक्टर किसका होगा? एल्केन्स का। और इससे सबसे अच्छा कौन सा होगा? एल्काइन। एल्काइन से इफ यू रिमूव H प्लस यू गेट C नेगेटिव एंड दैट इज sp हाइब्रिडाइज। तो उस लॉजिक से भी आप इथाइन को मार्क कर सकते हैं। तो आंसर होगा इस क्वेश्चन का इथाइन। पूरा समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? तो उसमें मल्टीपल चीजें मैंने आपको बताई, इसको ध्यान से आप फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसिटाइलिन इज ट्रीटेड विद एक्सेस सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। द प्रोडक्ट इज रिएक्टेड विद एक्सेस मिथाइल आयोडाइड। द फाइनल प्रोडक्ट वुड बी। देखो HC ट्रिपल बॉन्ड CH के अंदर खास बात है कि उसका H आप निकाल सकते हो किसी बेस की प्रेजेंस में, और अगर ये बन गया HCC ट्रिपल बॉन्ड नेगेटिव, राइट? सो जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो नेगेटिव चार्ज एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। आपको पता है न्यूक्लियोफाइल तीन तरीके के हो सकते हैं, एक्चुअल नेगेटिव चार्जेस, नॉन पेयर सिस्टम्स और पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स, राइट? दिस इज अ नेगेटिव चार्ज सिस्टम। ये न्यूक्लियोफाइल जैसे आप CH3I पे या CH3Br पे या CH3X पे अटैक करोगे तो ये उस पर अटैक करके वहां पे ज्वाइन कर जाएगा, राइट? अगर आपने दोनों तरफ KH निकाले होगा तो दोनों तरफ ज्वाइन कर जाएगा, अगर आपने एक तरफ निकाला होगा तो एक तरफ ज्वाइन कर जाएगा। आई होप यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। Excess sodium is given, that means both side we have to remove, and both side on C triple bond C I can put CH3 and CH3. So this will be the treatment for this particular question. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन। द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड इज ऑब्टेन्ड बाय रिएक्टिंग HCl विद व्हाट? देखो पॉलीविनाइल के नाम में ही छुपा हुआ है। पॉलीविनाइल अगर आपको ध्यान हो, विनाइल आपको ध्यान है, विनाइल इज CH2 डबल बॉन्ड CH एंड विनाइल क्लोराइड इज CH2 डबल बॉन्ड CHCl। अब मेरे को अगर CH2 डबल बॉन्ड CHCl को रेप्लिकेट करना है, यानी कि बहुत सारे उसके मॉलिक्यूल्स को एक साथ ऐड करते चले जाना और एक बड़ी चेन बनानी है, तो उस केस में मेरे पास सीधा सीधा फंडा है यहाँ पे कि मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एक लॉन्ग चेन क्रिएट करनी पड़ेगी। उस लॉन्ग चेन को क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू एंश्योर कि आप ऐसा कंपाउंड ढूंढ के लाओ जो उसको इनिशिएट कर सके। सो किस कंपाउंड की HCl रिएक्शन कैन गिव दिस? आंसर इज acetylene. So if I take acetylene, do the reaction, it can give me CH2 double bond CHCl and we can replicate this and get PVC which is called polyvinyl chloride. अब एक बार सॉल्यूशन को ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। Colbase electrolysis of potassium succinate gives carbon dioxide, and now Colbase electrolysis itself is a very important reaction. What is Colbase electrolysis? If I revise in a simple word, it is RCO minus Na+. इसको इलेक्ट्रोलाइज करते हैं। इलेक्ट्रोलाइज करेंगे तो वहाँ पे R रेडिकल बन के आता है और दो R रेडिकल क्लब होके RR बना देते हैं, यानी एक कुछ ऐसा ही जैसा कि वुड्स रिएक्शन में दो R कंबाइन कर जाते हैं। आपने वुड्स रिएक्शन देखी होगी, वहाँ पे भी आप RX लाते हो, सोडियम ट्राईथर के साथ RR बनाते हो। एग्जैक्टली वही काम यहाँ पे हो रहा होगा। साथ में इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। दिस इज द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, तो ये एनोड रिएक्शन होगी। कैथोड पे क्या करोगे? जो भी गिवन अदर कंपोनेंट है उसकी आप फर्दर रिएक्शन कर लोगे। वहां पे लेट्स से वाटर है या कुछ और प्रेजेंट है तो उसकी फर्दर रिएक्शन आप शो कर सकते हो। नाउ Colbase electrolysis with potassium succinate. पोटेशियम सक्सिनेट का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। सक्सिनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? ऑक्सैलिक, मैलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटारिक, एडिपिक। सो दैट सीक्वेंस इफ यू रिमेंबर, सक्सिनिक एसिड हैज 2 इंटरबेरिंग CH2s with 2 COH on left and right. अब इसका जो सक्सिनेट होगा वो सॉल्ट होगा, यानी कि CO, Na और COK इस तरीके के कंपाउंड होगा। अब आपके पास बीच में CH2 लगा हुआ है। अब जब आप रिएक्शन करोगे तो वहां पे क्या बन के आएगा? CH2 रेडिकल्स बन के आ जाएंगे। उस रेडिकल से हम क्या बना सकते हैं? इवेंचुअली एथिलीन बना सकते हैं, राइट? बिकॉज वो रेडिकल्स अगर एक बार आप आसपास आएंगे तो क्या बनाएंगे? डबल बॉन्ड बना देंगे। वी कैन फॉर्म इथाइलीन। सिमिलरली अगर वहां पे एक ट्रिपल बॉन्ड होगा तो कौन सा कंपाउंड बनेगा? कमेंट बॉक्स में जरूर से डालें कि अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो कौन सा कंपाउंड फॉर्म करके देगा Colbase electrolysis. Thank you very much for watching this video. Keep liking, subscribing and sharing with your friends. Thanks a lot. Welcome everyone to your own channel Anuj Mishra Genius Labs, and we are doing PYQs on the topic named hydrocarbon, which is one of the important topics for your preparation of JEE Mains, JEE Advanced और NEET. इवन बोर्ड एग्जाम में भी बहुत काम आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन।
एडिशन ऑफ वाटर टू एसिटाइलानिक कंपाउंड्स इज कैटलाइज्ड बाय, देखो वाटर अगर आपको ऐड करना है HC ट्रिपल बॉन्ड CH जैसे कंपाउंड्स पे, इट कैन बी CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इट कैन बी एनी अदर कंपाउंड ऑफ दैट फैमिली, तो कौन से मेंबर्स यहाँ पे यूज करोगे कैटालिसिस में, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो आप लिख लीजिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एसिडिक कंडीशन में HgSO4, यानी कि H2SO4 HgSO4 कॉम्बिनेशन इज यूज्ड फॉर दिस काइंड ऑफ alkyne hydrations, right? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन, question number 6, the bond dissociation energy needed to form the benzyl radical from toluene, benzyl radical क्या होता है, PHCH2 radical, कहाँ से बनाना है, टॉलिन से बनाना है, is then the formation of the methyl radical from methane। तो क्वेश्चन ऐसा सा है कि भाई ये बनाना इजी होगा या मिथाइल बनाना इजी होगा, आप बताओ दोनों में स्टेबल कौन सा ज्यादा है, जो बनाना स्टेबल होगा, जिसमें स्टेबल चीजें बन के आएंगी वो बनाना मेरे इजी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बेंजाइल रेडिकल बनाने के लिए अगर आप बात करोगे तो बेंजाइल एक बहुत ही स्टेबल रेडिकल हो जाता है, राइट? बेंजाइल रेडिकल इज अ स्टेबल रेडिकल, व्हेयरएज मिथाइल इज नॉट दैट स्टेबल। सो बेंजाइल फॉर्मेशन में अगर आप CH बॉन्ड ब्रेक करोगे तो वो बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा एंड रेडिकल फॉर्मेशन मिल जाएगी मेरे को। तो आंसर क्या मार्क करेंगे इस क्वेश्चन का, शैल आई मार्क द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज लेस और इज मोर, करेक्ट आंसर इज लेस। समझ में आ रहा है आपको लेस क्यों बोल रहा हूं मैं, बिकॉज ये बॉन्ड आप इजीली ब्रेक कर सकते हो, इसका H आप इजीली निकाल सकते हो as compared to the other scenario. Now the next question on the screen is question number 7. 1,3 butadiene. Butadiene is a member of diene family, or we can say 1,3 is basically alternate positions double bond, okay, which is called conjugated diene system. Now this conjugated diene system with bromine in molar ratio generates predominantly, अब ध्यान से समझिएगा, अब आप रिएक्शन कर रहे हो ब्रोमीन की, राइट? अब ब्रोमीन की जब रिएक्शन करोगे तो क्या बनाना चाहोगे, वहां पे दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, एक है कि आप इमीडिएटली जहां पे आपने डबल बॉन्ड दे रखी है उसी पे ही ब्रोमीन ज्वाइन हो जाए, और दूसरा ऑप्शन है वो टर्मिनल पोजीशंस पे ज्वाइन करे, यानी कि यहाँ पे बताते हैं 1,2 और 1,4 प्रोडक्ट की बात करते हैं। सो एक बनता है 1,2 और अदर बनता है 1,4 प्रोडक्ट, राइट? लो टेम्परेचर पे 1,2 प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा, हाई टेम्परेचर पे 1,4 प्रोडक्ट ज्यादा लॉजिकल होगा। तो आप इसको ध्यान रखो, इसका लॉजिक आता है थर्मोडायनामिक्स से, delta G is delta H minus T delta S, delta G is more negative for high temperatures, and at high temperature I can get more and more spontaneous process for this particular case. Hence at high temperature 1,4-dibromo-2-butene is more formed, right? So this is question number 7 on your discussions. Now coming to the next part, there are some questions where you have to mark true or false. पुराने जमाने में आते थे, but concept wise आपको इस चीज हेल्प करेगी। Moist ethylene can be dried by passing it through concentrated sulfuric acid. यानी कह रहे हैं कि भाई moist ethylene को हम ड्राई कर सकते हैं अगर हम concentrated H2SO4 के साथ पास करें। इसका सही आंसर क्या होगा, इथाइलिन सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर जाएगा और क्या बनाएगा, ये कंपाउंड बनाएगा इथाइलिन हाइड्रोजन सल्फेट। अब अगर ये रिएक्शन कर गया तो क्या इसने ड्राई किया, नहीं, इसने रिएक्ट कर दिया, तो इसलिए आंसर क्या होना चाहिए, it can be dried passing through phosphorus pentoxide, not with this compound. Phosphorus pentoxide यूज करोगे, ये compound यूज नहीं करोगे। P2O5 एक strong dehydrating agent है which can be used. Next question, so last question का आंसर आप false mark करोगे। Next question, photobromination of 2-methylpropane give a mixture of 1-bromo-2-methylpropane and 2-bromo-2-methylpropane in a ratio of 9:1. देखिए ब्रोमिनेशन अगर कभी भी आप करने जा रहे हैं तो उसमें ध्यान रखना 180 to 1600 is the value of reactivity, right? 1 डिग्री के लिए 1, 2 डिग्री के लिए 82 और 3 डिग्री के लिए 1600। यहाँ पे जो क्वेश्चन है बोलता है कि भाई 9:1, अब 9:1 तो दूर दूर तक कहीं से भी समझ में नहीं आ, बिकॉज आपको पता है 3 डिग्री के लिए 1600 यूनिट्स पॉसिबल है रिएक्टिविटी वाइज। अगर उसका एक भी मॉलिक्यूल है तो सोचो 1600 into 1 will be a big number and it will be in favor of 3 degree. Hence there is no logic of writing 9:1, कहीं से भी 9:1 नहीं आ सकता। 82 यूनिट्स तो आपके 2 डिग्री में भी है और आपके पास ऐसा भी नहीं कि 1 डिग्री बहुत सारे हो सकते हैं, राइट, गिवन केस में। सो आंसर इज डेफिनेटली फॉल्स। आई होप यू एंजॉयड ऑल दीज क्वेश्चंस। Keep liking, subscribing and sharing with your friends. Thanks a lot. Welcome everyone to your own channel Anuj Mishra Genius Labs, and we are discussing PYQs from the topic of grade 11 hydrocarbon, which is very much important for your mains, advanced or NEET preparation. So let's see question number 1 on your screen. Marsh gas contains mainly, मार्शी एरियाज में, मार्शी एरियाज यानी कि दलदल वाले इलाकों में कौन सी गैस मोस्टली फॉर्म होती है, तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों, जनरली वी कॉल मीथेन। ओके, ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डीकलराइज्ड अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन।
एल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन को डीकलराइज करने का मतलब है कि उससे रिएक्शन करके यहाँ पे कंपाउंड फॉर्मेशन व्हिच इज अ टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। आपको चेक करना होगा किस कंपाउंड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की प्रेजेंस है। तो चलिए चेक करते हैं C3H8 से। C3H8 का जो फॉर्मूला है वो प्रोपेन का फॉर्मूला है, यानी एक एल्केन का फॉर्मूला है, या इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 निकल के आता है। Hence this is a alkane, and in this case we cannot of course use this KMnO4 thing. C2H4 is an alkene जिसका फॉर्मूला है CnH2n, राइट? एल्कीन्स के लिए सेटिस्फाई करता है, डबल बॉन्ड होगा तो आप यहाँ पे इजीली KMnO4 को रिएक्शन करके सिन पोजीशन यानी कि सेम साइड दोनों OH जाके अटैक कर सकते हो, कंपाउंड फॉर्म कर सकते हो। इसको बोलते हैं हम लोग सिन हाइड्रोक्सिलेशन। ऑप्शन सी इज अगेन मीथेन व्हिच इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन व्हिच इज नॉट एन ऑप्शन, and D option is. Greetings everyone, welcome to your own channel Anuj Mishra Genius Labs, and we are doing PYQs on the topic named hydrocarbon. Very important for your 11th grade and more important for your mains, advanced and NEET preparation as well. तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन 11 on screen. Which of the following will have the least hindered rotation about carbon-carbon bond? यानी कि किस जगह पे कार्बन कार्बन के अलाउंग जो रोटेशन है वो बिल्कुल फ्री है, हिंड्रेंस मिनिमम है। तो ध्यान रखो हमेशा सिंगल बॉन्ड के अराउंड जो रोटेशन होती है बिल्कुल फ्री होती है। डबल बॉन्ड में क्या होगा, पाई बॉन्ड आएगा तो रोटेशन नहीं हो पाएगी, टॉर्शनल स्ट्रेन डेवलप होता है। ट्रिपल बॉन्ड में और मुश्किल आ जाएगी, राइट? तो कौन सा केस आप इसमें मार्क करने वाले? सो चेक दी ऑप्शंस। ऑप्शंस आपके पास हैं इथाइलिन, इथेन, एसिटाइलिन, हेक्साक्लोरोइथेन। सो व्हिच इज द बेस्ट केस सिनेरियो इन दिस केस? आई विल मार्क द ऑप्शन एज ethane, right? The first option. Next question, question number 12. When cyclohexane is poured on water, it floats because. अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन है। सबने बोर्ड फॉर्म, चेयर फॉर्म, क्राउन फॉर्म सुना है, और मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, बोर्ड फॉर्म इसलिए वो वाटर पे फ्लोट कर जाएगा बिकॉज बोर्ड वाटर पे फ्लोट करती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बोर्ड फॉर्म उसका एक स्ट्रक्चर है, राइट? बट उसका रीजन क्योंकि वाटर पे फ्लोट करता है वो डेंसिटी है। सो डेंसिटी ऑफ दिस कंपाउंड इज लेस देन द वाटर, हेंस इट फ्लोट्स ऑन वाटर। And you also know ice also floats on water, right? उसके पीछे फिर से density का reason आएगा। Density of ice is less than density of water, but density of other solid materials are mostly more than density of liquids. Okay? चलिए, question 13 देखते हैं हम लोग। तो last question 12 का आंसर क्या होगा? Answer will be D. Question 13 पे आ जाएगी। The product obtained via oxymercuration of 1-butyne will be. देखिए ब्यूटाइन क्या है? ब्यूटाइन एक ट्रिपल बॉन्ड है। 1 ब्यूटाइन मतलब कॉर्नर वाला ट्रिपल बॉन्ड। अब उस ट्रिपल बॉन्ड पे अगर हम अटैक करेंगे वाटर HgSO4 H2SO4 का, तो बेसिकली ये हाइड्रेशन करता है, और ये हाइड्रेशन करता है इस तरीके से कि वहां पे आपको मार्कोनिकॉफ एडिशन मिले OH का। सो दैट मींस OH विल जॉइन ऑन व्हिच पोजीशन? ऑन नेक्स्ट टू द टर्मिनल पोजीशन, एज इन द सेकंड पोजीशन। दैट विल बी ए इनॉल, और उस इनॉल को जैसे ही हम टॉटोमराइज करेंगे तो मेरा फाइनल प्रोडक्ट क्या बन के आ जाएगा बच्चों? उस इनॉल को जैसे आप टॉटोमराइज करेंगे फाइनल प्रोडक्ट क्या बन के आ जाएगा? करस्पॉन्डिंग कीटो, राइट? सो दिस इज हाउ वी कैन आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. व्हाट्स माय फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? वी कैन गेट आंसर एज CH3 CH2 C double bond O CH3, right? Next question. Propyne and propene can be distinguished by. Propyne is having triple bond, propene is having double bond. दोनों को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? देखो ब्रोमीन CCl4 एक अनसैचुरेशन पे होने वाली रिएक्शन हो तो दोनों से हो जाएगी, राइट? कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की अगर हम बात करें काफी हद तक, तो ये भी दोनों से रिएक्ट कर जाएगा। डाइल्यूट KMnO4 भी अनसैचुरेशन से दोनों से रिएक्ट कर जाएगा। सो कौन सी चीज है जो दोनों में डिफरेंशिएट कर सकती है, वो आपको मार्क करना है। एक ऑप्शन वहां पे दिया है सिल्वर नाइट्रेट इन अमोनिया, राइट? अमोनिकल सॉल्यूशन with Ag, which is AgNH3 whole twice plus. Remember, it can take terminal hydrogen of propyne, but it cannot do anything for propene. तो मेरा जो best possible scenario बनेगा वो कौन सा बनेगा? Terminal hydrogen of propyne can be taken up. तो मेरा best answer बनेगा इसमें D. कर पाएंगे? तो ध्यान रखिए, अगर आपके पास एक ट्रिपल बॉन्ड है और उसके साथ जो कार्बन लगा उस पर एक हाइड्रोजन है, तो ये जो कॉर्नर वाली पोजीशन है इसको बोलते हैं टर्मिनल अल्काइन, और इस टर्मिनल अल्काइन के पास जो हाइड्रोजन है वो रिलेटिवली बेटर ऑप्शन रखेगा टू फॉर्म सिल्वर एसिटाइलाइड और सिल्वर एल्काइनाइड. What is the color of this compound? Please comment in the chat box. Let's see how many of you know the color. If not, I'll tell you in the next video maybe. One more question on your screen now. This is question number 15. Which of the following will react fastest with hydrogen under catalytic hydrogenation condition? Again a very good question. देखो बहुत basic questions है, बहुत अच्छे questions है ये. इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है आपसे कि कौन फास्टेस्ट रिएक्शन करेगा, राइट?
आपके पास बहुत सारे कॉम्पाउंड्स यहाँ पे ड्रॉ है, 2 RR हैं, एक बार 2 RR एक साथ है, देन 2 RR आपके पास 3 RR है, फिर एक बार 4 RR है। रिमेंबर जितने आप R ग्रुप्स लगाते जाओगे स्टेबल एल्कीन बन जाएगी, एंड स्टेबल एल्कीन्स आर लेस रिएक्टिव, सो विच विल रिएक्ट फास्ट, विच एल्कीन विल रिएक्ट फास्ट, जहां पे मेरे पास R कम होगा। तो अब चेक करके बताओ किस केस में आपके पास सबसे कम R है इन द गिवन ऑप्शंस, वो आपका आंसर बन जाएगा, राइट। सो फर्स्ट ऑप्शन यू कैन मार्क ऑप्शन एज ए ऑप्शन, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो, कीप लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स फॉर मोर। Greetings everyone, welcome to your own channel Arun Mishra Genius Labs, and we are doing PYQs of the topic 9 hydrocarbon, which is very important for 11th standard and also for your 12th standard for JEE Mains and NEET and advanced preparation. तो चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या क्या हैं। In the presence of peroxide, hydrogen chloride and hydrogen iodide do not give anti-Marconi of addition to alkenes because, अब इसमें 3-4 ऑप्शन दिए आपको, अगर आप ध्यान से ऑप्शन देखोगे, both are highly ionic, one is oxidizing, other is reducing, one of the steps is endothermic in both the cases, all the steps are exothermic in both the cases. इसको थोड़ा डीपली समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा डिटेल्स ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। जब भी हम फ्री रेडिकल पे सब्स्टिट्यूशन कर रहे होते हैं, यानी कि हम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या कुछ भी लगा रहे होते हैं, तो ध्यान से समझो। पहले तो आयोडीन से रिएक्शन बहुत स्पेसिफिक नहीं होती है, फ्लोरीन इज वेरी विगरसली रिएक्टिंग, तो 2 ही मेन रिएक्शंस बन के आती हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन। जब आप रिएक्शन करेंगे तो उसमें 3 स्टेप्स होते हैं, एक होता है इनिशिएशन, दूसरा होता है प्रोपिगेशन, तीसरा होता है टर्मिनेशन। इनिशिएशन में आप एनर्जी स्पेंड करते हो, दैट्स एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, राइट। जैसे आपने लिया क्लोरीन और उसका बॉन्ड ब्रेक किया, तो वहां पे 2Cl रेडिकल बन के आए, और उस केस में वी आर वेस्टिंग सम एनर्जी, राइट, वी आर इन्वेस्टिंग सम एनर्जी, पुट इट दैट वे। अब मान लीजिए वो एनर्जी आपकी थी 23 किलो कैलोरीज पर मोल, बट नेक्स्ट स्टेप में जब वो Cl रेडिकल बन गया, व्हेन इट क्लोज विद हाइड्रोजन और CH3Cl, द नेक्स्ट प्रोपेगेशन स्टेप, देन एनर्जी इज रिलीज्ड, एंड लास्ट इज टर्मिनेशन स्टेप, जहां पे रेडिकल्स कम क्लोज एंड दे फॉर्म द फाइनल मॉलिक्यूल। तो ये प्रोसेस होते हैं। तो अब इस क्वेश्चन का जो बेस्ट आंसर बनेगा, आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, पूरी बात को ध्यान से समझो, इसका जो बेस्ट ऑप्शन बनेगा, इन केस ऑफ HCl, डिफरेंट स्टेप्स विच आर एंडोथर्मिक और यहाँ पे एक्सोथर्मिक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, वो चीज एंडोथर्मिक बन के आ रही है। तो मैं कौन सा ऑप्शन मार्क करूंगा? वन ऑफ द स्टेप इज एंडोथर्मिक इन बोथ द केसेस, दैट इज द ऑप्शन विच इज ऑप्शन नंबर सी, मेकिंग मैक्सिमम सेंस। इसको और डीप डाउन समझने के लिए आप एक बार इसका डिटेल वीडियो चैनल पे देखिए, वहां पे मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, उससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि कौन सी रिएक्शंस एंटी मार्कोनिक ऑफ देती है, कौन सी मार्कोनिक देती है। HCl क्या आपका फ्री रेडिकल केस में पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कुछ अलग देगा या सेम ही चीज देगा, वो सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 ऑन योर स्क्रीन, अ कंपाउंड इज गिवन MEC ट्रिपल बॉन्ड C MEH and then double bond MEH, hydrogenation of the above compound in the presence of poisoned palladium catalyst। देखो कौन से कैटलिस्ट की बात कर रहा है, poisoned palladium catalyst आपने जो पढ़ा है, palladium BaSO4 poisoned with colon and all those things you know, that is Lindlar catalyst। कौन सा कैटलिस्ट? Lindlar catalyst। क्यों जाना जाता है Lindlar catalyst? ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड बनाता है, और वो भी सिस टाइप का। कौन सा बनाता है? डबल बॉन्ड, वो भी सिस टाइप का। अगर आपको ट्रांस टाइप का चाहिए तो आप यूज करते हो वहां पे NaNH3 लिक्विड, जिसको हम बर्च रिडक्शन के नाम से भी जानते हैं, राइट। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस डिस्कशन में। अब मेरे पास एक क्वेश्चन गिवन है, इस क्वेश्चन में आपके पास ऑप्शन है एक ट्रिपल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड बन जाएगा, एंड डबल बॉन्ड विल हैव सिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। इस पूरे ऑप्शन में जब ये सिस बन जाएगा, तो राइट साइड में भी सिस है, लेफ्ट साइड में भी एग्जैक्टली सेम सिस बना के ले आओगे आप, तो क्या मैं बोलूंगा दोनों ग्रुप सेम हो गए? और अगर एक बार दोनों ग्रुप सेम हो गए, तो क्या इसका जो कार्बन इन्होंने शो किया है MEH के साथ, वो ऑप्टिकल एक्टिव रह पाएगा? आंसर इज नो, बिकॉज फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी द की कंडीशन इज 4 डिफरेंट ग्रुप्स ऑन कार्बन, जिसको बोलते हैं एसिमेट्रिक कार्बन, कायरल कार्बन और कायरलिटी एज अ कॉन्सेप्ट। इज इट क्लियर? सो व्हाट शुड बी द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? I will mark option as B, optically inactive compound। inactive compound 2001 स्क्रीनिंग एग्जाम IT में क्वेश्चन आया हुआ था, अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको समझ में आना चाहिए। चलिए इसी बात पे एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। The reaction of propene with HOCl proceeds via addition of CH3CH डबल बॉन्ड CH2 गिवन है, आप HOCl की रिएक्शन कर रहे हो, तो बताओ HO माइनस और Cl प्लस को कैसे जुड़ना है? मिडिल पोजीशन जहां पे हाइड्रोजन कम है वहां पे OH जुड़ना चाहिए, और टर्मिनल पोजीशन पे Cl, राइट। तो कैसे करोगे? स्टेप्स पूछे हुए आपसे, H प्लस इन द फर्स्ट स्टेप, Cl प्लस इन द फर्स्ट स्टेप, OH माइनस इन द फर्स्ट स्टेप, Cl प्लस एंड OH माइनस इन द सिंगल स्टेप, व्हिच इज द बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो इन दिस केस। दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की खास बात क्या होती है? पहले इलेक्ट्रोफाइल को मौका मिलेगा, बिकॉज द रिच पोर्शन is being is attacking, so पहले इलेक्ट्रोफाइल को मौका मिलेगा, it will go and attack on Cl plus, and then your answer will come up. What is the final answer? Your answer will come up as option number B। कर सकते हैं। Come to the next question on your screen, which is question number 19। The nodal plane in the pi bond of ethene is located in, ठीक है।
अब यार पाई बॉन्ड क्या होता है, नोडल प्लेन क्या होता है, समझ लेते हैं। पाई बॉन्ड पहले समझ लो। पाई बॉन्ड का मतलब आपके पास जो डबल बॉन्ड है उसमें एक सिग्मा पाई बॉन्ड होता है। और नोडल प्लेन क्या होते हैं? नोडल प्लेन्स आर बेसिकली द प्लेन्स अक्रॉस व्हिच यू विल नॉट गेट एनी इलेक्ट्रॉन। अब इसके चार ऑप्शंस देखते हैं। एक मॉलिक्यूलर प्लेन लिखा है, द प्लेन पैरेलल टू द मॉलिक्यूलर प्लेन, a plane perpendicular to the molecular plane which bisect the carbon-carbon single bond, sigma bond at right angle, and the last option is a plane perpendicular to the molecular plane which consists of carbon-carbon sigma bond. इस पूरे क्वेश्चन को अगर ऑब्जर्व करते हो तो देखो, अगर ये डबल बॉन्ड है मेरे पास तो ये पाई बॉन्ड हो गया। अब पाई बॉन्ड का नोडल प्लेन कैसा दिखाओगे? इसके क्रॉस तो बॉन्डिंग है, राइट? इसका नोडल प्लेन कहाँ होगा? उस मॉलिक्यूलर प्लेन में ही एग्जिस्ट करेगा, राइट? बिकॉज ये साइडवेज ओवरलैपिंग है। साइडवेज ओवरलैपिंग है तो किस जगह पे आपको इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे अगर आप परपेंडिकुलर बात करेंगे? पाई बॉन्ड के लिए नोडल प्लेन परपेंडिकुलरली एग्जिस्ट करेगा, यानी कि वो खुद अपने आप में प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल ही होगा। आई होप दिस मेक्स सेंस टू यू। अच्छा क्वेश्चन है, बट आई होप आपको समझ में आना चाहिए। इसको हम और डिटेल में भी डिस्कस कर सकते हैं फर्दर, बट आई होप दिस इज क्लियर। Thank you so much for watching this video. Keep liking, subscribing and sharing with your friends. Greetings everyone, welcome to your own channel Anuj Mishra Genius Labs, and we are doing PYQs on a topic named hydrocarbon, which is very important for your 11th preparation as well as for 12th standard. तो चलिए देखते हैं questions क्या क्या हमारे पास इस समय। Question number 20 on your screen. Consider the following reaction. एक reaction given जिसमें एक alkane बना हुआ है, D भी लगा है। D मतलब ड्यूटेरियम, मतलब डरने की जरूरत नहीं D से, है ना? D से डरना मना है, राइट? Br रेडिकल गिवन है, X गिवन है और HBr गिवन है एज अ प्रोडक्ट। इस कंपाउंड में ध्यान से ऑब्जर्व करो, Br रेडिकल को ज्वाइन होना है तो एक ऐसी जगह ढूंढेगा जहां पे उसको रेडिकल बन पाए। रेडिकल कहां बन सकता है इस पूरे ऑप्शन में? आपको वो पोजीशन देखनी पड़ेगी जहां पे रेडिकल एक अच्छा बन पाए। तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस दिए इन्होंने, आप मेरे को ढूंढ के बताओ किस पोजीशन पे रेडिकल मोस्ट स्टेबल है। और मैं आपको एक बेसिक बात बताना चाहूंगा कि 3 डिग्री रेडिकल इज बेटर देन 2 डिग्री इज बेटर देन 1 डिग्री। तो चलिए बताइए किस केस में सबसे अच्छा रेडिकल आपको मिल रहा है, बेस्ट रेडिकल? आंसर इज बी ऑप्शन। चेक करिए ध्यान से बी ऑप्शन, CH3CHD, C radical CH3CH3 is the best option. So that's your answer. Next question on your screen, 21st question. Identify the reagent from the following list which can easily distinguish between 1 butene and 2 butene. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक टर्मिनल ट्रिपल बॉन्ड है और एक बीच वाला ट्रिपल बॉन्ड है जिसको बोलते हैं टर्मिनल ट्रिपल बॉन्ड, और बीच में जहाँ पे हमारे पास बीच वाले लोकेशन में ट्रिपल बॉन्ड के बीच में आ रहा है, राइट? जो सब्स्टिट्यूटेड है। अब आ जाओ ऑप्शंस पे आप। ब्रोमीन CCl4, H2 लिडलार, डाइल्यूट H2SO4, अमोनिकल CU2 Cl2। इसमें एक कंपाउंड ऐसा है यहाँ पे दिया जो मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया पिछले एपिसोड में, जो आपका यहाँ पे रिएक्शन कर सकता है और आपको प्रोडक्ट बना के दे सकता है। कौन सा कंपाउंड है प्लीज ढूंढ के बताइए। अभी आपने लास्ट 2-3 एपिसोड पहले क्वेश्चन किया था जहाँ पे अमोनिया विद सिल्वर नाइट्रेट गिवन था। व्हाइट कलर का पीपीटी देता है, व्हाइट कलर का सॉल्यूशन देता है। सिमिलरली यहाँ पे अमोनिया विद CU2 Cl2 है, दिस गिव्स यू रेड कलर, राइट? सो ये बनाएगा cuprous form of acetylide or alkynide. So this cuprous form of acetylide alkynide is reacting with the given compound CuC triple bond CCU kind of formation. ठीक है, टर्मिनल पे ही हो सकता है काम। तो चलिए इसका ऑप्शन हम कौन सा मार्क करेंगे बच्चों? डी ऑप्शन मार्क कर सकते हैं, दैट इज द बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो। क्वेश्चन नंबर 22, पीएच C triple bond C CH3 Hg2+H+। एक क्वेश्चन गिवन है आपको, आप बताओ मेरे को OH कहाँ पे लगाना चाहोगे? OH आप कहाँ पे लगाना चाहोगे? C ट्रिपल बॉन्ड C जो पीएच के साथ जुड़ा हुआ है या जो CH3 के साथ जुड़ा है, किस पोजीशन पे OH का अटैक ज्यादा फीजिबल है? तो ध्यान से देखिए, पीएच वाली पोजीशन बेटर होगी बिकॉज पीएच एक बेंजाइलिक स्ट्रक्चर बनाने की लिए सक्षम है, राइट? सो पीएच COH मेक मोर सेंस एज कंपेयर्ड टू द अदर ऑप्शन। प्लस चार्ज वहां पे ज्यादा स्टेबल है। अगर एक बार आपने ऐसा किया देन यू गेट इनॉल, एंड वंस यू गेट इनॉल व्हाट इज द कीटो फॉर्म ऑफ इट? You get a C double bond at that place. So what's the answer for this question? 22nd question answer will be A option, which is pH C double bond to CH2 CH3. Can you mark this question? You can see the solution for further understanding of this particular question, but I hope I gave you clarity about this. Which of the following is used for the conversion of 2-hexene into trans-2-hexene? 2-hexene से चलना है, trans-2-hexene पे पहुंचना है, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड से मेरे को डबल बॉन्ड चाहिए, वो भी ट्रांस पोजीशन वाला चाहिए। तो क्या करना होगा इस केस में, इसके सिनेरियो में? ट्रिपल से डबल चाहिए, ट्रांस वाला चाहिए, तो मैं क्या यूज करूंगा? सोडियम अमोनिया। बट सोडियम अमोनिया तो दिख नहीं रहा है यहाँ पे, बट ध्यान से देखो सोडियम का एक काउंटर पार्ट गिवन इस क्वेश्चन में जिसका नाम होता है लिथियम। क्या आपको लिथियम अमोनिया एल्कोहल दिख रहा है? दिस इज द कंपाउंड व्हिच कैन बी यूज्ड। ओके, बर्च रिडक्शन वाला प्रोसेस आप कर सकते हो, ट्रांस कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकते हो इसको, एंड यू कैन गेट द प्रोडक्ट। लिंडर कैटलिस्ट गिव्स सिस और ये देगा ट्रांस। तो करेक्ट आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर डी। Question 24 on your screen, on monochlorination of 2-methyl butane, the total number of chiral compound form is। अब 2-methyl butane कैसा होता है? 4 मेंबर्स है, सेकंड पोजीशन पे CH3 लगा रखा है आपने। इसमें बस एक कैच है
एक Cl अगर आप CH3 में लगाते हैं जो टर्मिनल CH3 है, तो वो कार्बन लोकेशन नंबर 2 अपने आप ऑप्टिकल एक्टिव बन जाती है। फिर से सोचना, ब्यूटेन की जो सेकंड पोजीशन है, अगर उस पे आप Cl लगाओगे तो कुछ भी नहीं होगा, बट अगर आप टर्मिनल CH3 पे Cl लगाओगे तो सेकंड पोजीशन कायरल हो जाती है। ये एक ध्यान रख लो, बाकी सब बहुत सिंपल है यहाँ पे। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इफ यू सॉल्व केयरफुली विल बी कमिंग अप एज 4. Look at the solution. Cl can come at position 1, 2, 3 and 4. Position number 2 will not give you chirality. Position number 3 will give you chirality. Position number 4 will not give you chirality. Position number 1 will give you chirality. 1 और 4 पे chirality मिलेगी, दोनों से दो प्रोडक्ट बनेंगे, तो आप नेट आंसर वहां से निकाल सकते हैं और आंसर आएगा 4 enantiomers. अगर आपसे पूछा जाए पेयर ऑफ enantiomers कितने होंगे, सेम क्वेश्चन, तो आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर करना. See you in the next video for further details and some more questions. Take care. See you. Bye-bye. Greetings everyone. Welcome to your own channel, Anuj Mishra Genius Labs, and thanks a lot for watching these videos, liking, sharing and subscribing. We are growing. We are now a team of almost 43,000 subscribers. Looking forward for 50,000 very soon. Thank you so much for your support. So चलिए शुरू करते हैं ये PYQ episode on hydrocarbon. क्वेश्चन नंबर 5 एडवांस क्वेश्चन है, आराम से करेंगे, एक दो क्वेश्चन अच्छे से करके समझ लोगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है. आपको दो डबल बॉन्ड्स गिवन, CH2 डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड, फिर एक डबल बॉन्ड CH2 गिवन. दिस सिस्टम इज कॉल्ड अ कॉन्जुगेटेड डाइईन सिस्टम. ऊपर एक CH3 लगा हुआ है. अब आपको करना क्या है इस पूरे प्रोसेस में, आपको यहाँ पे चूज करना है वो पोजीशन जहाँ पे मुझे प्लस चार्ज फॉर्म करना है. तो आपने क्या किया, HBr एक इक्विवेलेंट यानी कि सिंगल यूनिट गिवन है, तो आपने H को अटैच किया टर्मिनल CH2 पे, प्लस चार्ज को मूव करके आप कहाँ पे लाएंगे, उस तरीके से मिडिल पोजीशन पे ले आएंगे, राइट. तो उस तरीके से आपने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ली. तो आपके पास जो ऑप्शन बन के आएगी, ऑप्शन नंबर डी को ध्यान से ऑब्जर्व करो. ऑप्शन नंबर डी, ये प्रोडक्ट हम आराम से बनाने में केपेबल हैं, इजंट इट. कर सकते हैं क्वेश्चन, यस और नो. सो दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट यू कैन ड्रॉ एंड गेट द आंसर. क्वेश्चन 6 ऑन योर स्क्रीन. Compound that on hydrogenation produce optically inactive compound. लेफ्ट और राइट पे ग्रुप सेम करने हैं आपको. ऐसा कुछ करो कि हाइड्रोजनेशन होने के बाद लेफ्ट और राइट ग्रुप सेम हो जाए. ऐसा कुछ हो रहा है इस क्वेश्चन में, तो बताइए किस केस में ऐसी संभावना बनती है जहाँ पे लेफ्ट और राइट दोनों ग्रुप सेम हो जा रहे हैं, आफ्टर हाइड्रोजनेशन इनएक्टिव कंपाउंड बन जाता है. आप चेक करो ऑप्शन बी और डी, दोनों में ये चीज हो सकती है, बिकॉज डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको लेफ्ट और राइट में सेम ग्रुप मिल जाएंगे. बाकी कहीं पे पॉसिबिलिटी नहीं है बच्चों, राइट. सो व्हाट्स माय आंसर? I'll mark the answer as B and D, right? You can see the solution also and you can understand what concept we are trying to discuss. Another question coming to your screen is question number 1. Give one test which would distinguish CH4 from C2H2. अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे? अनसैचुरेशन का टेस्ट है क्वेश्चन नंबर 1. आपके पास CH4 कोई डबल बॉन्ड नहीं है, जबकि C2H2 में डबल बॉन्ड है, तो डीकलराइज कर सकता है, यानी डाइल्यूट एल्कालाइन KMnO4 वहां पे यूज हो सकता है. ठीक है, तो हम आंसर मार्क कर सकते हैं डीकलराइज विद प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एल्कालाइन KMnO4. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएजेंट? इट इज कॉल्ड Bayer's reagent. What it does, syn hydroxylation. What will it do? It will put OH on both the sides. Thank you so much for watching this. Take care. See you in the next episode. Greetings everyone, welcome to your own channel Anuj Mishra Genius Labs. We are doing PYQs on a topic named hydrocarbon. Let's continue our discussion for the same. तो चलिए शुरू करते हैं. क्वेश्चन 25 ऑन योर स्क्रीन. एक कंपाउंड लिखा हुआ है आपके सामने NOCl, जिसकी रिएक्शन एक डबल बॉन्ड पे कराई जा रही है. पहले तो NOCl को थोड़ा डिग डीप करते हैं और समझते हैं कि NOCl होता क्या है. NOCl का नाम लिखो Tilden reagent. Okay, it's called Tilden reagent. एंड बेसिकली जब आपने एक्वा रिजिया सुना होगा, उसकी रिएक्शन से NOCl एक प्रोडक्ट की तरह बन के निकल के आता है, राइट. वेरी रिएक्टिव कंपाउंड. इट ब्रेक्स एज NO+ एंड Cl-. अब क्योंकि NO+ और Cl- की तरह ब्रेक होगा, तो आप ध्यान रखो पहले अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करोगे तो कहाँ पे NO अटैक करेगा और कहाँ पे प्लस चार्ज फॉर्म होगा, और उसके बेसिस पे आप ये आंसर करने की कोशिश करेंगे. तो NO जाएगा टर्मिनल पोजीशन पे डबल बॉन्ड की, प्लस चार्ज सेकंड पोजीशन पे फॉर्म करेगा और Cl- वहां पे ज्वाइन कर जाएगा. तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सबसे ज्यादा सेंसिबल और लॉजिकल ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 ऑन योर स्क्रीन. Cyclohexene on ozonolysis followed by reaction with zinc, dust and water give compound E. Compound E on further treatment with aqueous KY yields compound F, and compound F is what? If you observe this question carefully, इस क्वेश्चन में cyclohexene यानी कि एक एल्कीन दिया हुआ है और उसको ओजोनोलाइज किया जा रहा है जिंक डस्ट की प्रेजेंस से. जिंक डस्ट का काम क्या होता है? एक टर्म लिख लीजिए DMS, डाई मिथाइल सल्फाइड. सो DMS, जिंक डस्ट, ऐसा कोई भी कंपाउंड अगर गिवन है तो ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. वंस दे एब्जॉर्ब ऑक्सीजन,
रिएक्शन के अंदर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन कैप्चर हो जाती है और रिएक्शन हो जाती है रिडक्टिव फॉर्मेशन में, यानी कि रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। एट द सेम मोमेंट अगर जिंक की एब्सेंस है और डीएमएस की एब्सेंस है तो रिएक्शन रहेगी ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। दोनों में मेजर डिफरेंस आ जाता है। ऑक्सीडेटिव में आपके पास COH फॉर्मेशन होती है, रिडक्टिव में आपके पास एल्डिहाइड्स बनते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं। पहले स्टेप में आप इसको ओपन करोगे, CHO बना लोगे और फिर ये CHO KOH के साथ मिलकर कौन सी रिएक्शन देगा? ये बनाएगा एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड विच इज अ कार्बोनाइल कंपाउंड विद अ रिएक्शन कॉल्ड एल्डोल। तो आप चेक करो इसका आंसर कौन सा बनना चाहिए बच्चों। कहाँ पे आपको दिख रहा है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर? आप पूरे स्ट्रक्चर में चेक करिए, चेक ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द ओनली ऑप्शन व्हिच मेक्स सेंस। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन एंड क्लैरिटी है इस पूरे कॉन्सेप्ट में। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 27 ऑन योर स्क्रीन। द सिंथेसिस ऑफ 3 octane एक ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड है, थर्ड पोजीशन, इंटरनल एल्काइन, बाय एडिंग अ ब्रोमो एल्केन इनटू अ मिक्सचर ऑफ सोडियम अमाइड एंड एन एल्काइन। आप एल्काइन और इससे आप रिएक्शन कर रहे हो, तो द ब्रोमो एल्केन एंड एल्काइन रेस्पेक्टिवली आर, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। अब आप चेक कर लीजिए क्वेश्चन को ध्यान से और बताइए किस केस में रिएक्शन संभव है, पॉसिबल है, हो सकती है। सारे केसेस में आप जो RBR वाला पार्ट है दैट इज गोइंग टू बी रिप्लेस्ड, राइट। सो C- बनेगा, C- अटैक करेगा और आपके पास Br को बाहर निकालेगा। सो किस केस में आपके पास जो कंपाउंड है वो 3 octane बन के आएगी? चेक ऑप्शन नंबर डी केयरफुली। सो व्हेन C- attacks and CH2 will join on this part, that will be called 3 octane। 8 members हो जाएंगे और 3 octane फॉर्म कर जाएगा। So answer will be D part। I hope you're understanding all these questions. Keep liking, subscribing and sharing with all your friends. Thank you so much for watching. Greetings everyone, welcome to your own channel Anuj Mishra Genius Labs. We are solving PYQs on topic hydrocarbons. So let's see this particular question on your screen. Question number 1. Which one of the following has the smallest heat of hydrogenation per mole? What is hydrogenation? Reaction of hydrogen. So double bond पे अगर आप हाइड्रोजन ऐड करोगे सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रिपल पे ऐड करोगे डबल में कन्वर्ट हो जाएगा। That is called hydrogenation, right? अब आपके पास डिफरेंट कंपाउंड हो सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में 1-ब्यूटीन है, सिस-2-ब्यूटीन है, ट्रांस है, 1,3-ब्यूटाडाइन। तो जाहिर सी बात है आपको देखते ही फील आएगी यार जो स्टेबल एल्कीन होगी मेरे पास, स्टेबल एल्कीन में हाइड्रोजन ऐड करूंगा तो उस केस में एल्केन फॉर्मेशन मिलेगी और उस केस में जो एनर्जी रिलीज होगी पूरे सिस्टम से वो मिनिमम होगी, बिकॉज स्टेबल एल्कीन को ब्रेक करने के लिए मुझे खुद अपनी तरफ से क्या करना पड़ेगा, सब सप्लाई करनी पड़ेगी कुछ एनर्जी, राइट। तो ट्रांस और 1,3-ब्यूटाडाइन में आपको डाउट हो सकता है, बट यहाँ पे एक और वर्ड है हाइड्रोजनेशन पर मोल। पर मोल मतलब हर मोल के लिए क्या क्या वैल्यू है, हर मोल के लिए क्या क्या वैल्यू इसकी, राइट। सो ट्रांस वाले कंपाउंड में अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें, ट्रांस वाले कंपाउंड में मेरे पास वैल्यू कम होगी बिकॉज ट्रांस सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है इन द गिवन केस। सो कौन सा ऑप्शन हम मार्क करेंगे? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. Toluene, which is C6H5 having a CH3 on one of the position, you are reacting with bromine and Fe, right? अब इसकी 2-3 रिएक्शन पॉसिबल है। एक रिएक्शन होती है बेसिकली टॉलुएन की रिएक्शन जहाँ पे हम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करते हैं, जहाँ पे हमारे पास ब्रोमीन आके लग जाता है CH3 वाली लोकेशन पे। एक और रिएक्शन हमारे पास होती है जहाँ पे ऐसा नहीं हो पाता और वहाँ पे रिएक्शन कैसे बनती है? वहाँ पे रिएक्शन होती है जो रिंग पे आके अटैच करता है। अब रिंग पे अगर आके अटैच होगा, ये रिंग पे आके अटैच होगा तो ये डार्क कंडीशन में Br2Fe के साथ रिएक्शन हो रही होगी, करेक्ट। अब मेरे पास ध्यान से समझिए, पैरा पोजीशन पे आप Br लगा रहे हो और CH3 टॉप पे बैठा हुआ है, तो वो एक पैरा डायरेक्टर इसलिए CH3 यहाँ पे Br को लगा रहा है। इसका एक और रीजन है, अगर आप CH3 के एक H को ब्रेक करें और एक डबल बॉन्ड फॉर्म करें तो देखो वो मूवमेंट आपको ट्रिगर करते हुए पैरा पोजीशन पे जाके एक नेगेटिव चार्ज बना के अटैक करने के लिए कैपेबल बनाती है। दैट शोज हाइपर कॉन्जुगेशन एज वेल, फाइन। So both these situations give me the idea that answer should be para director as well as activating the ring with hyperconjugation. Fine. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। उसका आंसर लास्ट क्वेश्चन का A और C मार्क कर दीजिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 ऑन स्क्रीन। 2-मिथाइल ब्यूटेन इज गिवन, क्लोरीन HCl से रिएक्शन कर रहे हो, N प्रोडक्ट्स बनते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बेस्ड ऑन द बॉइलिंग पॉइंट सेपरेट कर रहे हो ग्रुप्स को और वहां पे M प्रोडक्ट अभी भी साथ में है, तो M की वैल्यू आपसे पूछी गई, ठीक है। कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे? क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करो, Cl लगाने की कोशिश करो। सो सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं। Cl लगाने की कोशिश करेंगे तो CH3Cl पे आप CH2Cl बना देंगे। नेक्स्ट पार्ट आपने फिर मिडिल पोजीशन पे Cl लगाया, ऐसे करते 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 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आप बनाते चले जा रहे हैं, राइट। उनमें से 2 स्ट्रक्चर है जो RS फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगी और बाकी 2 स्ट्रक्चर आपके इनएक्टिव फॉर्म में रहेंगे।
जो भी RS फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे उनको आप सेपरेट नहीं कर पाओगे, बाकी दोनों को सेपरेट कर सकते हो। तो आंसर क्या बनेगा 6,4। 4 स्ट्रक्चर जो मैं सेपरेट नहीं कर पा रहा हूँ वो अलग रहेंगे, ठीक है। तो यू कैन मार्क द ऑप्शन एज A। Question 4 on your screen. Among P, Q, R and S, the aromatic compound is R. एक 3-membered ring डबल बॉन्ड Cl AlCl3 के साथ AlCl4 माइनस बनाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, तो ये कंपाउंड एरोमेटिक हो सकता है। सेकंड कंपाउंड में H माइनस टॉप वाली पोजीशन से H लेके जाएगा, माइनस चार्ज आएगा, साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन बनाएगा, ये भी हो सकता है। थर्ड केस में आपके पास पायरॉल के सब्स्टिट्यूशन बनेंगे, वो भी होगा, और लास्ट केस में आपके पास एक ट्रोपिलियम फॉर्मेशन बनेगी, साथ में OH लगा हुआ। इन सारे केसेस में आपको आंसर मिल रहा होगा, राइट। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? 1 2 3 4 चारों ही कंपाउंड मुझे एरोमेटिक कंपाउंड देने में सक्षम है, तो मेरा आंसर होगा ABCD, एंड दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो. Keep liking, subscribing and sharing with your friends. Thanks a lot. Welcome everyone to your own channel, Anuj Mishra Genius Labs, and we are doing PYQs on hydrocarbon topic. Very important for your 11th, 12th preparation, JEE Mains, NEET, Advanced Board, सबके लिए important topic है. चलिए देखते हैं क्वेश्चन. Question 28 on your screen. The bond energy in kilocalories per mole. अब यार ये ऐसा क्वेश्चन है जो थोड़ा सा याद रखने वाला भी बोल सकते हैं, बट लॉजिकल भी आप सोचोगे तो आपको आइडिया होना चाहिए कि बॉन्ड ऑर्डर किस रेंज में और बॉन्ड लेंथ किस रेंज में होती है और बॉन्ड एनर्जी किस रेंज में होती है. सीसी सिंगल बॉन्ड के लिए अप्रोक्सीमेटली पूछा है. ऑप्शन दिए हैं 1 किलो कैलोरीज पर मोल, 10 and 100 and 1000. अब लॉजिकली अगर आपने थोड़ा भी बॉन्ड एनर्जीज को थर्मो में ध्यान से ऑब्जर्व किया हो तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, ओके, विच विल बी 100 किलो कैलोरीज पर मोल. बॉन्ड एनर्जी को किलो जूल्स में निकाल लो, 4.2 से डिवाइड कर लो और आंसर लेके आ जाओगे. चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं. Question 29 on your screen. In alene C3H4, the types of hybridization of carbon atom are. एलीन एक ऐसा कंपाउंड है जहां पे 2 C डबल बॉन्ड बैक टू बैक होते हैं. इट्स C3H4 एंड ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ऐसे ध्यान से देखो, ठीक है, परपेंडिकुलर, ओके. बिकॉज ऑफ दिस व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन C3H4, अगर आप टर्मिनल पोजीशन पे डिफरेंट ग्रुप्स लगाते हो तो ऑप्टिकल एक्टिविटी भी शो करता है, एक्स्ट्रा पॉइंट, ओके. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, in this particular case, since the middle carbon is having both side 2 double bonds, तो आपका middle carbon क्या बनाएगा? sp hybridized structure because of 2 sigma bond. टर्मिनल वाले दोनों sp2 होंगे, तो करेक्ट आंसर होगा इसका B. देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो क्वेश्चंस आप सॉल्व करो बिना पेन की मदद से, यानी कि ये यहाँ से आपका थॉट प्रोसेस ज्यादा इंप्रूव होता है. मैं लिख के भी दिखा सकता हूँ क्वेश्चन को, उसका पर्पस नहीं होगा. तो कोशिश करो कि जो मैं बोल रहा हूँ आपको समझ में आए, उससे आपकी थॉट प्रोसेस डेवलप होगी, विजुअलाइजेशन स्ट्रांग होगी, एंड दैट इज द आइडिया अबाउट सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ PYQs, दैट दिस गिव्स यू कॉन्फिडेंस कि विदाउट पेन एंड पेपर आल्सो यू कैन सॉल्व दीस क्वेश्चंस. दैट इज द होल आइडिया अबाउट रिकॉर्डिंग इन दिस फॉर्मेट, ओके. सो कीप वॉचिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 30 on your screen. The number of optically active product form after the reaction of complete ozonolysis of the given compound. देखो ओजोनोलाइसिस अगर आप इस कंपाउंड की करोगे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन 30 में, तो यार ये डबल बॉन्ड को ओपन करेगा, COH बना देगा, एक जगह से, 2 जगह से, 3 जगह से, सब जगह से ब्रेक कर दोगे. ये बनने के बाद आपके पास नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा? चेक द लेफ्ट साइड वन, CH3C डबल बॉन्ड OH, इससे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला मेरे को, राइट. उसके बाद दूसरा वाला आप ऑब्जर्व करो, ओके. उसमें क्या होगा? लेफ्ट साइड भी CH और इधर भी COH, तो दोनों तरफ से सेम कंपाउंड बन गया, वहां से भी कुछ नहीं मिल रहा है, राइट. थर्ड वाले से भी कुछ नहीं मिल रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इस कंपाउंड का? अब सारी चीजों में कहीं मेरे को ऑप्टिकल एक्टिविटी दिख रही है, इसमें क्या मिल सकती है? आंसर इज निल, आंसर इज 0 और 0, ठीक है, क्योंकि ग्रुप्स सेम ग्रुप्स वहां पे बैठे हुए हैं. चलिए क्वेश्चन 31 देखते हैं. आइसोमर ऑफ हेक्सेन बेस्ड ऑन देयर ब्रांचिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 डिस्टिंक्ट क्लासेस एज शोन इन द फिगर. एडवांस 2040 का क्वेश्चन है. एक फर्स्ट केस दिया हुआ है, एक सेकंड केस दिया हुआ है और एक थर्ड केस दिया हुआ है, ठीक है. द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट वुड बी. अब देखो जितनी भी लीनियर चेन्स होती है उसमें हम बोलते हैं लीनियर चेन्स के अंदर सिमेट्री मिनिमम होती है. ब्रांचेस बढ़ाते जाओगे सिमेट्री आपकी बढ़ती जाएगी और उसके हिसाब से बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा. सबसे ज्यादा ब्रांचेस कहाँ पे देखने को मिल रही है आपको? फर्स्ट वाले सिनेरियो में. तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किस वाले का होना चाहिए? फर्स्ट वाले का. सबसे ज्यादा ब्रांचेस फर्स्ट में मिल रही है, सबसे कम ब्रांचेस कहाँ पे मिल रही है? लास्ट वाले में. तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किस होना चाहिए? थर्ड वाले का. सो कौन सा ऑप्शन इसमें लॉजिकल होता है? चेक करके देखो. 3 is more than 2 is more than 1. Simple thing is more branching, more symmetry, lesser van der Waals forces because of poor dipole attraction, right? उस तरीके से आप बोल सकते हो और वीक van der Waals forces की बात कर सकते हो. इसका उल्टा सोचो, less symmetry, big compound, more van der Waals forces, more boiling point. I hope you understood this concept. तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और PYQs के साथ. टिल देन टेक केयर, बाय बाय. कीप वॉचिंग, लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग दिस चैनल. थैंक यू.
Greetings everyone, welcome to your own channel Arvind Genius Labs, and we are now moving to the next topic named aldehydes and ketones and carboxylic acid. So let's do PYQs of oxygen compound, basically aldehyde, ketone and carboxylic acid. Question number 1 on your screen: formic acid when heated with concentrated H2SO4 produces. Formic acid का formula होता है HC double bond OH, which is also called methanoic acid, right? When heated in presence of concentrated H2SO4, it breaks down into carbon monoxide and water. If you give it oxidative condition, the CO can go to carbon dioxide as well. Okay, so I think we can answer this question very well. Next question on your screen, question number 2. Fehling solution A consists of an aqueous solution of copper sulfate, while Fehling solution B consists of an alkaline solution of, and you have to fill the gap, right? So remember, Tollin, Fehling and Benedict, these three are very important solutions in this particular topic and even in organic chemistry. Now in Fehling solution, when we talk about what is the second part, it's sodium potassium tartrate. Tartrate का फॉर्मूला क्या बनाओगे आप? इसमें OH होगा, COH होगा, OH होगा, COH होगा, एक H attached होगा. Meso form basically, right? Meso tartric acid we use. And the same thing if you try for Benedict solution, that becomes citrate. That's a different structure altogether. Coming to third question, the structure of intermediate product formed by the oxidation of toluene with CrO3 and acetic anhydride whose hydrolysis gives benzaldehyde. ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है. कौन सा कंपाउंड बनेगा यहाँ पे जिसकी हाइड्रोलाइसिस पे आपको बेंजल्डिहाइड फॉर्म हो? तो उस कंपाउंड का नाम है benzalidine acetate. Okay, benzalidine acetate. You can see the structure also. And later when you hydrolyze, that OCOCH3 will become OHOH, and 2 OH on one position, remove Cl and form CHO, right? Remove water and form CHO. Question number 4. The structure of the enol. So see the question carefully. You have been given CH3 C double bond O, CH2 C double bond O, CH3. Middle CH2 is methylene position, right? And the hydrogens there are methylene hydrogen. Now the intramolecular H bonding can be formed, right? So what kind of structure it will do? You have C double bond, make enol, and then try to make a 6-membered structure. This is something which is most often observed when we discuss keto enol, or which enol is more stable and which enol is less stable. So you just observe these things in keto enol conversions also. Coming to the next question, question number 1 of true and false type. Benzaldehyde undergoes aldol condensation in an alkaline medium. Is it true? Yes, please answer. Benzaldehyde undergoes aldol condensation in alkaline medium. Benzaldehyde के पास क्या कोई अल्फा हाइड्रोजन है? चेक करो. और aldol condensation के लिए क्या रिक्वायर्ड होती है? Aldehydes or ketone, carbonyl compound with alpha hydrogen, which is absent here completely. So in absence of alpha H, can we get that? Answer is no, we can't get that. So the answer is, this is false. Okay. Thank you so much for watching. Keep liking, subscribing and sharing. I'm creating a lot of playlists. You can just watch all the playlists and keep yourself updated. Thank you. Labs, and we are doing aldehyde, ketones, carboxylic acid PYQ. So once again, I welcome you all on behalf of the whole team. Question number 2 on your screen. Hydrolysis of an ester in presence of dilute acid is known as saponification. So is it a true or false question statement? Hydrolysis of an ester, they have mentioned, right? So what is saponification or soap formation? It's alkaline hydrolysis of ester, right? Alkaline hydrolysis, not just hydrolysis. Question number 3. The yield of ketone when a secondary alcohol is oxidized is more than the yield of aldehyde when a primary alcohol is oxidized. So basically they're telling that ketone formation is much more easier when you take a secondary alcohol as compared to the other case, right? So what's the reason for this? Because if it is primary alcohol, that can oxidize, become aldehyde and can further go to acids, whereas a secondary, it will stop. So the chances of getting corresponding ketone is much more higher in the case of secondary alcohol, right? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. The reaction of methyl magnesium iodide with acetone followed by hydrolysis gives secondary butanol. पहले तो देखो CH3MgI, यानी कि एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिवन है आपको, एसीटोन गिवन है CH3 C डबल बॉन्ड CH3. आप CH3 के साथ अटैक करोगे, यहाँ पे अल्कोहल बनाने की कोशिश करोगे, तो किस टाइप का कंपाउंड बनेगा? उसमें इन्होंने बोला है सेकेंडरी बुटानॉल. ऑलरेडी मेरे पास CH3 है, C डबल बॉन्ड है CH3, मैं यहाँ पे अटैक कर रहा हूँ CH3 से, तो वहाँ पे 3 CH3s एक कार्बन पे कलेक्ट हो जा रहे हैं. तो क्या ये सेकेंडरी है या टर्शरी? सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज टर्शरी ब्यूटेनॉल, नॉट सेकेंडरी ब्यूटेनॉल. छोटी छोटी चीजें ध्यान से ऑब्जर्व करके सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन. The boiling point of propionic acid is less than that of normal butyl alcohol
an alcohol of comparable molecular weight. Remember, acids have higher boiling point as compared to corresponding alcohols and all. Reason is the H bonding is much more stronger, right? They can also get dimerized also with this kind of H bonding. So answer is false, right? So this is a wrong statement. MCQ's question. Question number 1 on your screen. The reagent with which both acetaldehyde and acetone react easily. यानी कि CH3CHO भी रिएक्ट कर जाए और CH3CO CH3 भी रिएक्ट कर जाए, यानी कि एल्डिहाइड भी रिएक्ट कर जाए और कीटोन भी रिएक्ट कर जाए. आपको ऐसा ऑप्शन ढूंढ के देना है. पहले सबसे लिखा हुआ है फेलिंग्स रिएजेंट. रिमेंबर, फेलिंग्स रिएजेंट पे आप कौन सी रिएक्शन कर सकते हो? एल्डिहाइड कर सकते हो बट कीटोन नहीं कर पाओगे. टॉलेंस के साथ भी सेम स्टोरी है. शिफ्ट रिएजेंट एल्डिहाइड करेगा, कीटोन नहीं कर पाओगे. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दोनों ही कर जाएंगे. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? ऑप्शन नंबर बी. I hope you're understanding all these questions. So keep watching, liking, subscribing and sharing with your friends. Thank you so much for watching. See you in the next episode. Welcome everyone to your own channel, Arvind Genius Labs, and we are doing PYQs on the compound carboxylic acids and derivatives, right? चलिए, तो साथ में carbonyl compounds भी है. Question number 10 on your screen. The reaction product of C6H5OCH3 with HI. यहाँ से देखो एक कैसा मिथाइल के साथ एक ईथर दिया हुआ है. मिथाइल फिनाइल ईथर एक तरीके, राइट? HI से रिएक्शन कर रहे हो, हीट कर रहे हो आप. अब जब भी आप हीट करेंगे तो ध्यान रखिए, पहले तो बॉन्ड ब्रेक समझो कि बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा. क्या फिनाइल का बॉन्ड ब्रेक करके मैं O से ब्रेक कर सकता हूँ? कभी नहीं कर पाऊंगा. तो मेरे पास बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो है, उस पे मैं OH लगा दूं और उधर वाले पे CH3 आए. दैट इज द ओनली ऑप्शन आई हैव, राइट? सो लुक एट द ऑप्शन. C6H5O बॉन्ड यू आर नॉट एबल टू ब्रेक. तो आप क्या करने वाले? ऑप्शन बनाओगे आप A ऑप्शन. सीधा क्वेश्चन है. कभी भी आपको एक बाइसाइक्लो कंपाउंड दिया जाए और एक और बाइसाइक्लो कंपाउंड दे दिया जाए और दोनों को O से कनेक्ट कर दे और HI की रिएक्शन करे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, बिकॉज वी कांट ब्रेक फ्रॉम ईदर साइड, राइट? तो कुछ फंडामेंटल्स, इसको आप लॉन्ग वीडियोस में जरूर से रेफर करें. दैट विल रियली हेल्प यू आउट. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इन दिस. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 11. इन द Cannizzaro रिएक्शन गिवन बिलो, एक क्वेश्चन गिवन है आपको. PHCHO OH माइनस के साथ PHCH2OH एंड PHCO माइनस. द स्लोएस्ट स्टेप कौन सा होगा इसमें? अब देखो, Cannizzaro रिएक्शन के बहुत सारे स्टेप्स होते हैं. ऑप्शन 1 लिखा है अटैक ऑफ OH माइनस एट द कार्बोनाइल ग्रुप, ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड टू द कार्बोनाइल ग्रुप, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन इन द कार्बोक्सिलिक एसिड, डीप्रोटोनेशन ऑफ BHCH2. ये 4 स्टेप्स लिखे हुए हैं. स्लोएस्ट स्टेप हमेशा ध्यान रखिए, ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड आयन इज द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ दिस रिएक्शन. ये एक स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन है. Cannizzaro रिएक्शन की डिटेल मैकेनिज्म देखिए तो आप एक बार चेक करिए Cannizzaro रिएक्शन ऑन द चैनल. यू विल गेट द कंप्लीट डिटेल मैकेनिज्म. कब ये टर्म मॉलिक्यूलर होती है, कब ये टेट्रा मॉलिक्यूलर होती है, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या एक्सटेंशंस होते हैं, ये सारा मैंने कर रखा है. आपको सर्च करना है Cannizzaro रिएक्शन, आपको मिल जाएगा पूरा डिटेल. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 12. When propionic acid is treated with aqueous sodium bicarbonate NaHCO3 basically, CO2 is liberated and the seed of CO2 comes from. ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. देखो, NaHCO3 कोई भी रिएक्शन आप करोगे तो निकलने वाला CO2 का सोर्स NaHCO3 में ही होता है. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, जिसके साथ भी आप हीट कर रहे हो, अगर वो चीज H2CO3 से ज्यादा एसिडिक है, हियर मी आउट, जिसके साथ भी आप हीट करो अगर वो H2CO3 से ज्यादा एसिडिक है तो ऐसा हो पाएगा, और अगर कम एसिडिक है तो ऐसा नहीं हो पाएगा, राइट? सो टू सी वेदर इट इज बेटर एसिड देन H2CO3, ये आपको ऑब्जर्व करते रहना होगा. तो चलिए इसका आंसर देखने की कोशिश करते हैं. मेरे पास क्वेश्चन है, हीट किया तो C कहाँ से आ रहा है? तो आप इसके लिए आंसर बना सकते हैं, राइट? मिथाइल ग्रुप लिखा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लिखा है, मिथाइलिन ग्रुप एंड बाइकार्बोनेट. सो करेक्ट आंसर इज बाइकार्बोनेट, वहीं से निकल के आ रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. द इनॉल फॉर्म ऑफ एसीटोन आफ्टर ट्रीटमेंट विद D2O. इनॉल फॉर्म आपको पता है, इनॉल फॉर्म लिख लोगे एसीटोन का, CH2 डबल बॉन्ड COH CH3 आफ्टर ट्रीटिंग विद D2O. So OH will push and CH2 will go and attack on D and OD is out. So वहाँ पे एक D आके अटैच हो जाता है. तो आप चेक करो कौन से ऑप्शन में ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है और आप कितने सारे D2O के लेके आ रहे हो. अगर आप एक्सेस लेके आओगे तो मल्टीपल जगह पे लग जाएगा. So what can happen? Can I say all the positions of hydrogen can be exchanged by deuterium and we can get CD3 C double bond to CD3, isn't it? So please mark the option number B. ऐसे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं. 6 अल्फा H है, सारे के सारे रिप्लेस हो जाएंगे. हाँ, अगर यहाँ पे मैं क्वेश्चन कर दूं D2O को कंट्रोल्ड अमाउंट में भेजना शुरू किया जाए, then question can be changed and your answer will also be changed accordingly. The next is question number 14. Which of the following will most readily be dehydrated in acidic condition? Right? आपके पास different questions given है. इसमें पूछा है कौन सी चीज यहाँ पे easily OH निकाल पाएगी. तो आप चेक करो किस केस में OH निकालने पे आपको एक conjugated system मिल रहा है. That can be an option.
Okay, that's a basic common sense hint we can understand out of it. So किस केस में आपको यहाँ पे एक सिंपल डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन सिस्टम मिल रहा है? तो चेक ऑप्शन है, इसमें अगर प्रोडक्ट देखोगे तो कॉन्जुगेशन मिलेगी और ज्यादा स्टेबल होगा, तो यू कैन मार्क दिस ऑप्शन, राइट? Question 15, benzoyl chloride. What is benzoyl chloride? C6H5COCl prepared from benzoic acid. PHCOH से PHCOCl तक पहुंचने के लिए आपको यूज करना होगा कुछ क्लोरिनेटिंग एजेंट, राइट? आप कौन सा यूज कर सकते हो? आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस गिवन है, Cl2H गिवन है, SOCl2 गिवन है, SO2Cl2 गिवन है, राइट? SO2Cl2 कब यूज करते हैं? SO2Cl2 मोस्टली एल्केन्स पे यूज करते हैं एल्काइल हैलाइड्स बनाने के लिए, और यहाँ पे आपके पास PHCOH गिवन है. सो व्हाट यू शुड डू इज यू शुड यूज SOCl2 which is called thionyl chloride. is a better choice. Option C मार्क करोगे इसका, ठीक है? Question 16, the appropriate reagent for the following transformation would be. 2000 स्क्रीनिंग में क्वेश्चन आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको ऑब्जर्व करो. ये सारे क्वेश्चन PYQs हैं, तो आप इसको अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होते हैं. इसमें ऑब्जर्व करिए, C डबल बॉन्ड CH2 में कन्वर्ट हो रहा है बट OH को डिस्टर्ब नहीं कर पा रहा. अगर आप जिंक NGS से लाओगे तो डिस्टर्ब हो जाएगा, ओके? अगर आप निकल हाइड्रोजन लाओगे तो और दिक्कतें शुरू हो सकती हैं. सो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सेफेस्ट ऑप्शन है? बेसिक मीडियम NH2NH2OH माइनस क्या ही कर लेगा इसका, इट विल नॉट बी डू एनीथिंग विद दैट, राइट? सो उस केस में आपके पास ऑप्शन बन जाएगी NH2NH2OH माइनस. एसिड्स अवॉइड करें, एसिड सेंसिटिव ग्रुप OH प्रेजेंट है तो मैं एसिड यूज नहीं कर सकता, क्लेमेंशन नहीं होगा, वुल्फ-किशनर विल बी आंसर. ओके, आंसर विल बी B. Thank you so much for watching, liking and subscribing. See you in the next episode. Thanks a lot. Greetings everyone. Welcome to your own channel, Anupishra Genius Labs. And we are doing PYQs on aldehyde ketones and carboxylic acid. So let's see some more questions in this regard. Question number 2 on your screen, when acetaldehyde is heated with Fehling solution, it gives a precipitator. अब acetaldehyde का फॉर्मूला आपको पता है CH3CHO. Fehling solution में आपको पता है एक तरीके का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जैसे कि टॉलेंस, फेलिंग एंड बेनेडिक्ट, ये तीनों एक कैटेगरी में आते हैं. थोड़े डिफरेंसेस होते हैं सभी में. तो कौन सा ऑप्शन आप इसमें मार्क करने वाले? ध्यान से देखो, कौन सा प्रेसिपिटेट बनेगा? Cu2, राइट? मार्क कर लीजिएगा Cu2, cuprous oxide, not cupric oxide, cuprous oxide. Okay, I hope this is doable. Any problem in this one? This is the balance equation on the screen. It's a red color. Question number 3, the Cannizzaro reaction is not given by. कौन सा इनमें से कंपाउंड Cannizzaro reaction नहीं देता? Cannizzaro reaction की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? The compound should be having no alpha H at all that can give, right? But which will not give, which will have alpha hydrogen. तो इसमें से किसके पास alpha hydrogen है आप चेक कर सकते हो. Cannizzaro में करते क्या है? HCHO रिएक्ट करता है concentrated OH माइनस के साथ और बनाता है formate and methanol, right? So the answer for this question would be B. Okay. Question number 4 on your screen, the compound that will not give iodoform on treatment with alkali and iodine. Basically, you are trying to find out इनमें से कौन सा iodoform टेस्ट नहीं देगा. iodoform टेस्ट की बेसिक फंडामेंटल पे एक बार बात कर लेते हैं. iodoform टेस्ट कौन देता है? Which all compound give? So note कर लीजिए, CH3CHOH दे सकता है, CH3C डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड दे देंगे, एक CH3 होना चाहिए और C डबल बॉन्ड, ऐसे कंपाउंड दे देंगे. But ignore acids and their derivatives. They will not be able to give. CH3COH नहीं देगा, CH3CONH2 नहीं देगा, CH3CO, CH3 नहीं देगा, unless until you break करके आप उसमें से एक पार्ट अलग करो, right? So ये सब ध्यान में रखते हुए आप बताओ कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सबसे सही सेट हो रहा है आंसर के लिए. Look at the option. The compound that will not give. Diethyl ketone को देखो, C2H5, C double bond to C2H5. This is not having any CH3 unit. It is CH3, CH2, C double bond. Hence, it will not be able to give the answer. Right? All other members can give. So I think you can get the answer for this. और इसमें एक और चीज ऐड करना चाहूंगा. Diketo compound within a ring, okay, having methylene position with the diketo, left side, right side, तो मतलब C double bond हो, बीच में CH2 हो, ऐसे compound भी देते हैं. इसमें आपने compound चेक करिएगा, फ्लोरोग्लूसिनॉल, and एक बार comment जरूर करिएगा कि फ्लोरोग्लूसिनॉल क्या होता है, अगर आपको पता है. Thank you so much for understanding this. Going into the next question. Question 5. Polarization of electron in acrolein may be written as. Now acrolein is same as acryldehyde, and acryldehyde is CH2 double bond CH3CHO. Look at the structures carefully and tell me which of the following structure is most appropriate for acrolein. अब इसमें ध्यान से देखो, D ऑप्शन को O पे नेगेटिव आ रहा है, CH2 पे प्लस आ रहा है, and double bond बीच में आ रहा है. I think that makes maximum sense out of it, and you can choose your answer wisely accordingly. Question number 6. The enolic form of acetone consists of
एसीटोन लो, उसका इनॉल बना लो। इनॉल बनाओगे तो क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड COH CH3 बन जाएगा। उससे पूछा जा रहा है कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है और कितने लॉन पेयर्स रह जाते हैं। सो अगर ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, इसमें चेक करिए, ऑप्शंस हैं 9 सिग्मा बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड 2 लॉन पेयर, 8 sigma bond 2 pi bond 2 lone pair, 10 sigma bond 1 pi bond 1 lone pair and 9 sigma bond 2 pi bond and 1 lone pair। तो यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट ऑप्शन में थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है आपको, बट बी केयरफुल एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली, तो यू विल फाइंड 2 lone pairs होंगे OH के पास। सो 2 lone pair वाला ऑप्शन कौन सा है मेरे पास, वही ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन होगा 9 sigma bond के साथ। वी विल मार्क ऑप्शन नंबर A as the final answer for this question। Question number 7 on your screen, metachlorobenzaldehyde on reaction with concentrated NaOH or KOH at room temperature। कौन सी रिएक्शन हो रही है? बेंजल्डिहाइड अगर आपका रिएक्शन कर रहा है कॉन्सेंट्रेटेड KOH के साथ, तो कौन सी रिएक्शन कर रहा है? कैनिज़ारो। कैनिज़ारो रिएक्शन में क्या होता है, इसका एक एसिड बनेगा, इसका करस्पॉन्डिंग अल्कोहल बनेगा। एसिड बना लोगे, अल्कोहल बना लोगे, तो बताओ कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मोस्ट लॉजिकल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे होता है। मेटा पोजीशन मेंटेन होगी, मेटाक्लोरोबेंजोइड यानी कि सॉल्ट ऑफ एसिड and metachlorobenzyl alcohol यानी कि corresponding alcohol। Only one option satisfies, that's option number D। कर सकते हैं ऐसे questions, ठीक है। Question number 8, hydrogenation of benzoyl chloride in the presence of palladium and BSO4 is। कौन सी रिएक्शन है ये? ये है Rosenmund reduction। आपने पढ़ा होगा Rosenmund reduction, RCOCl with hydrogen gives RCHO kind of stuff, right? So which reaction can do this? In this case, where is benzoyl chloride? Check option B। ऑप्शन बी में आपके पास बेंजोइल क्लोराइड है, हाइड्रोजनेट करोगे पैलेडियम BSO4 के साथ, इट विल गिव C6H5CHO and HCl। that will become our final answer। Now coming to the next question number 9, the organic compound formed in the following reaction, acid given है, LH given है, H3+ given है। एसिड का रिडक्शन आप LH से करने जा रहे हो, LH is a reducing agent, it can reduce COH to CH2H, it can reduce any polar compound। एक बार पोलर कंपाउंड बन गया तो आपके पास कौन सी ऑप्शन सबसे ज्यादा लॉजिकल और मार्क करने वाली होगी? चेक ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन नंबर ए मार्क कर सकते हैं एंड दैट विल बी आवर आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग इट, कीप लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग। Greetings everyone, welcome to your own channel Anusha Genius Labs, and we are doing PYQs on aldehyde, ketones and carboxylic acid। So let's continue with the next question on your screen, question number 18। This question was asked in 2003 screening examination in J exam। The product of acid hydrolysis of P and Q can be distinguished by। Now remember, when you talk about compound P, you have CH2 double bond C O CO CH3 and the other one is CH3 C double bond C O CO CH3। Now these both the compounds are consisting of esters। अब esters को अगर आप ब्रेक करोगे तो क्या बनेगा? esters को ब्रेक करोगे तो corresponding acid और alcohol निकल के आएंगे, right? So the question is product of acid hydrolysis of P and Q can be distinguished। First case में क्या मिलेगा मुझे? CH2 double bond COH, जिसको अगर आप convert करते हो तो वहां से बना सकते हो एसीटोन। टॉटमराइज करके क्या बनाओगे? एसीटोन। सेकेंड केस में आपके पास है CH3 CH double bond CHOH, which is actually an aldehyde। So, अब देखो कौन सी चीज ऐसी जो एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए काम आ सकती है। ऑप्शंस आपके पास है ल्यूकास टेस्ट, 2,4-DNP, NaHSO3 and Fehling solution। So what is the right option? Fehling solution, because Fehling solution will not be able to give reaction with ketones but will definitely be able to give reaction with aldehydes। When it comes to 2,4-DNP can give test with both of them because it's dinitrophenylhydrazine, okay, which can combine and give the test with both of them। Lucas reagent is completely irrelevant option because that's mainly for alkyl halide for 3 degree, 2 degree, 1 degree relatively, right? So this is a detailed question. I think we can come to each and every part and understand all the things in detail। I hope you understood the question। So good question। Coming to one more big question, question number 19 on the screen। First of all, I would request everyone to please look at this question carefully। इसको थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करो कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। So there are 2 rings and this is a kind of biphenyl compound with CHO 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 CHO, 4 CHOs कनेक्ट कर दिए। NaOH given है आपको 100 डिग्री सेल्सियस पे, which is in a way link for, or we can say it is showing kind of Cannizzaro, and then H plus water is trying to give you some kind of hydrolysis, right? So this is the question all about। Now look at the options carefully। If you see option number 1, there are COH, everything is becoming COH। Option B, one is becoming COH, other is becoming OH, so in front of each other, right? So can we say if you apply Cannizzaro reaction can convert the corresponding aldehyde without alpha hydrogen into 2 things, right? One is alcohol and corresponding acid,
So which option is closely resembling with the given logic? And always consider the second step also where H plus and water is given. So can we have ester kind of formation or hydrolysis will keep it open? तो ये सब ध्यान में अगर आप रखोगे तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि इसका जो बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो बन सकता है, जो इसका बेस्ट पॉसिबल आंसर बन सकता है, वो है ऑप्शन नंबर बी. ओके, दैट इज ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 20 ऑन योर स्क्रीन. इथाइल एस्टर. इथाइल एस्टर क्या होता है? C2H5, ओके, C डबल बॉन्ड O CH3 और C2H5 C डबल बॉन्ड O C2H5. कौन सा ऑप्शन ठीक है? R प्राइम, R की वैल्यू आपको पता है, राइट? सो इथाइल एस्टर बना लेंगे. CH3 MgBr से रिएक्शन कर रहे हो एक्सेस अमाउंट से, तो एस्टर कितने मोल्स लेता है? अभी क्वेश्चन पूछते हैं. अगर आपके पास एल्डिहाइड कीटोन है तो 1 मोल लेगा. Esters can take 2 mole, and if you have a compound like double bond O and then both sides single bond oxygen, that can take 3 moles of attack. So esters can take 2 moles of attack. That means 2 CH3s can join. So which option makes a lot of sense where 2 CH3s have joined, 1 CH5 is already there? ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे जो आपको यहाँ पे लॉजिकल ऑप्शन लग रहा है? Look at the options carefully. Look at option number A carefully. Option number A is CH3 C CH3 CH3 OH. I think that makes sense because when you attack on this ethyl ester, right? So or of course one CH3 will join, one CH3 will remain, and 2 more CH3 have joined here, right? So which option will make sense? Option number A. Coming to question number 21, an enantiomerically pure acid is treated with a racemic mixture of an alcohol having 1 chiral carbon. Chiral carbon मतलब optically active carbon. आपके पास एनर्जेटिकली प्योर यानी कि इधर वो R फॉर्म है या S फॉर्म है, एक पर्टिकुलर फॉर्म है. आप रेसमिक मिक्सचर ऑफ अल्कोहल से रिएक्शन कर रहे हो, लेट्स से R और S का मिक्सचर से रिएक्शन कर रहे हो, तो RR भी बन सकता है और RS भी बन सकता है. अब बताओ अगर RR और RS दोनों बने तो मेरा जो कंपाउंड हुआ वो कैसा कंपाउंड होगा? Will it be a meso compound? Will it be a pure enantiomer? Will it be a racemic mixture? Will it be optically active mixture? Or we can say distereo mixture, which is the most logical conclusion to this question. So if you understand this clearly, option will be A, right? Because वो diastereomeric form में जाएगा और आप option mark करेंगे इसका option number A. I hope you understood this question. Thank you so much for watching these videos. Keep liking, subscribing and sharing with your friends as well. Thanks a lot. Greetings everyone, welcome to your own channel, Anuj Mishra Genius Labs, and thanks a lot for supporting this channel with all your love and help. So coming to our next question on your screen, question number 22. We are doing PYQs, aldehyde ketone carboxylic acid. Question 22, the correct order of reactivity of pH MgBr. देखो pH MgBr एक प्रकार का Grignard reagent जैसा compound हो गया, right? It's a kind of Grignard, we can say, which is organometallic compound, जहाँ पे reacting substance होगी pH minus और pH minus को जाके अटैक करना है. कहाँ पे अटैक करेगा भाई? pH minus. It's a nucleophilic behavior. तो ये कहाँ पे जाके अटैक करेगा? जहाँ पे आपके पास डेफिशिएंसी कहाँ पे मिलेगी? जहाँ पे मेरे पास कार्बन पे प्लस चार्ज, और कार्बन पे प्लस चार्ज कहाँ पे मिलेगा? जहाँ पे उसके ऊपर सपोर्ट मिनिमम हो. अब बताओ सपोर्ट मिनिमम कब होगा? जब उसके पास कम से कम CH3 ग्रुप हो, राइट? सो चेक द ऑप्शंस केयरफुली. Which is the best case scenario for this case, right? So if there's a plus charge, if I put a pH, so pH will definitely support that plus charge with the ring coming to play, right? It's like benzylic kind of support. If it is 2CH3, then दोनों का प्लस आई इफेक्ट काम करेगा. So इसमें बेस्ट केस सिनेरियो कौन सा होगा? चेक करिए ऑप्शन. अगर मेरे पास सिर्फ एक CH3 है तो अच्छी बात है, राइट? अब कुछ लोग यहाँ पे बोलेंगे सर C6H5 का माइनस आई इफेक्ट भी तो होता है. बिल्कुल होता है, बट यहाँ पे प्लस इफेक्ट भी तो होगा, तो वो आपको ध्यान में रखना है कि उस प्लस चार्ज को सपोर्ट करता हुआ इफेक्ट भी है. हेंस वहाँ पे अटैक होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. सो व्हाट इज द बेस्ट आंसर फॉर दिस केस? आंसर विल बी सी. क्यों सी मार्क कर रहा हूँ मैं? 2 इज बेटर देन 3 एंड 3 इज बेटर देन 1, यानी कि CH3CHO बेटर है CH3CO से और वो बेटर है PHCO से. चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं. 23rd क्वेश्चन. How will you convert butane-2-one to propanoic acid? Basically, you are trying to convert a corresponding ketone into corresponding acid, right? और acid के अंदर 3 कार्बन है, कीटोन के अंदर 4 कार्बन है. तो आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको ब्रेक कर सकते हो वहां से और ऐसा कुछ करो कि आपका CH3 वाला पार्ट अलग हो जाए और ये पार्ट अलग होकर निकल जाए. तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस यहाँ पे प्रोवाइडेड हैं और हो सकते हैं. देखिए है टॉलरेंस रीजन. टॉलरेंस रीजन ब्यूटेन-2-one का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा बिकॉज इट्स अ कीटोन, एंड फेलिंग भी कुछ नहीं कर पाएगा, राइट? और बेनेडिक्ट भी कुछ नहीं कर पाएगा. सो वी ज़ीरो डाउन टू 2 ऑप्शंस, C और D. अब C और D में चलते हैं. आयोडीन NaOH. आयोडीन NaOH क्या बताता है भाई? ये बनाएगा IO माइनस I माइनस काइंड ऑफ सिनेरियो, राइट? और आपने पढ़ी होगी आयोडोफॉर्म टेस्ट, जहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड हो, CH3 डिटैच हो जाता है CHI3 के फॉर्म में,
So when CH3 detached at CHI3, I think that make maximum sense and we can get acid out of it after further hydrolysis. So C option make maximum sense and D भी यहाँ पे correct नहीं हो पाएगा. So we'll mark option C and proceed further. Coming to the next question. Question number 24 on your screen. MEO ring CHO plus X CH3CONA giving you CH double bond CHCO. ये कौन सी रिएक्शन है बच्चों? बहुत ही फेमस रिएक्शन है. इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? बट यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक भी आप देखोगे कि यहाँ पे जो MEO लगा है उन्होंने फाइनल कंपाउंड के अंदर मिस कर दिया है. वहाँ पे होना चाहिए बिकॉज MEO उड़ के कहीं नहीं चला जाएगा. इट हैज टू बी देयर राइट. तो MEO को वहाँ पे होना चाहिए. बट एनीवेज ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन पे बात कर लेते हैं. ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है जहाँ पे आप एक एरोमेटिक एल्डिहाइड लेते हो और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनाते हो और साथ में आप सोडियम एसिटेट बीच में यूज करते हो. तो कौन सी रिएक्शन यहाँ पे हो रही है? ध्यान से ऑब्जर्व करिए और कोशिश करिए इसका आंसर देने की. So the correct answer for this question would be Perkin reaction. और Perkin reaction के अंदर मेरे पास reactant होता है acetic anhydride. 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ Perkin reaction के लिए. एसिड एनहाइड्राइड जो आप यूज कर रहे होते हो और जो CH3CONA यानी सोडियम एसिटेट यूज किया है, दोनों सेम होने चाहिए, मैच करने चाहिए. अगर मैच नहीं करेंगे तो आपका आंसर भी मैच नहीं करेगा. सो बी केयरफुल अबाउट दैट पार्ट. वहां पे शुरू होगा ट्रांस एस्टरिफिकेशन वाले प्रोसेसेस राइट. चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन 25 2005 के स्क्रीनिंग एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन. 4-methyl benzene सल्फोनिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम एसीटेट टू गिव. अब पहले तो आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहिए. 4-methyl benzene सल्फोनिक एसिड यानी कि बेंजीन रिंग पे एक SO3H और 4th यानी कि पैरा पोजीशन पे एक CH3. आप रिएक्ट कर रहे हो सोडियम एसीटेट के साथ यानी कि CH3CONA के साथ. अब CH3CONA के साथ हीट करते समय मेरे पास ऑप्शन में क्या क्या बनने की पॉसिबिलिटीज हैं, एक बार उसको चेक कर लेते हैं. SO3H एक तरीके का एसिड है. CH3CONA एक बेसिक सॉल्ट है क्योंकि उसके अंदर NaOH का नेचर ज्यादा है, CH3COH का नेचर कम. तो बताओ एक बेसिक सॉल्ट अगर एक एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा. ऑफ कोर्स सॉल्ट बनाएगा. तो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या बन के आएगी? आप SO3 माइनस Na प्लस कर दो और CH3CONA का सॉल्ट जो था उसको आप CH3COH में कन्वर्ट कर दो बिकॉज एसिड का H वहां से मिल जाएगा उसको राइट. चलिए इसी बात पे एक और क्वेश्चन देखते हैं. तो करेक्ट आंसर लास्ट क्वेश्चन का हो गया ऑप्शन नंबर ए. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है. 2008 में क्वेश्चन आया हुआ था. इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस द करेक्ट स्ट्रक्चर E, F and G आर. क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करिए. PHC डबल बॉन्ड हो, CH2 वहां पे एक स्टार बना है. स्टार शो करता है आइसोटोपिक मार्किंग को. आइसोटोपिक मार्किंग का फंडा बता दूं. आइसोटोपिक मार्किंग होती है कि मुझे डिफाइन करना है मैकेनिज्म को कि ये कार्बन 12 है, कार्बन 14 है, डिफरेंशिएट कर रहे हो कार्बन को. यानी यहाँ पे गेस वर्क नहीं होगा, लॉजिक चलेगा कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कहाँ से ब्रेक हो रहा है, आपको क्लियर आइडिया होगा तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे. ठीक है, इसीलिए इसकी आइसोटोपिक मार्किंग की गई. इसको बोलते हैं लेबल्ड कार्बन. ओके, तो लेबल्ड कार्बन समझ में आया सभी को? चलिए अब लेबल्ड कार्बन है COH यानी मेरे पास एक बीटा कीटो एसिड गिवन है और उसको हीट किया जा रहा है. अब बीटा कीटो एसिड को हीट करोगे तो क्या बनेगा? CO2 बाहर निकल जाएगा, वहां पे कीटोन बन जाएगा PHC डबल बॉन्ड CH3 के फॉर्म में. उस कीटोन की रिएक्शन अगर आप I2NaOH से करते हो तो वही जो स्टार वाला पार्ट है वो CHI3 के फॉर्म में बाहर निकलना चाहिए. तो बताइए कौन कौन से ऑप्शंस इस बात को सपोर्ट करते हैं. एविडेंट इस तरीके से हैं जहां पे इस बात को सपोर्ट कर पाते हैं इस ऑप्शन को राइट. तो आप चेक करिए ऑप्शन नंबर सी. ऑप्शन नंबर सी इसको सपोर्ट करता है, यस और नो? ऑप्शन नंबर सी इसको सपोर्ट करता है, चेक कर लीजिए. यस, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे मोस्ट लॉजिकल कंक्लूजन बनता है बिकॉज यहाँ पे CHI3 बन जाएगा और PHCONA बना दोगे राइट. सो गिवन केस में आप इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं राइट. एंड स्टार है वो CH3 आई लिखा, उसको CHI3 कर लीजिएगा एंड दैट्स अ स्टार. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दीज वीडियोस. कीप लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग. Thanks a lot. Your own channel, Anusha Genius Labs, we are doing PYQs on aldehyde, ketones and carboxylic acid. So let's start with question number 31 on your screen. The carboxylic functional group COH is present in picric acid, ascorbic acid, barbituric acid, aspirin. So एक basic question. अब यहाँ पे आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि किस किस केस में ये ग्रुप प्रेजेंट होगा. पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला अगर आप ध्यान करो तो वहाँ पे एक OH होता है और 3 NO2s होते हैं. इट इज लाइक 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल. तो वहाँ पे कुछ भी नहीं. बार्बिट्यूरिक एसिड एक रिंग कंपाउंड है जहाँ पे NHC डबल बॉन्ड हो, NHC डबल बॉन्ड हो, ऐसा स्ट्रक्चर होगा. आपके पास स्क्रीन में आ जाएगा. तो वो बार्बिट्यूरिक एसिड. थर्ड एग्जांपल एस्कॉर्बिक एसिड. वहाँ पे भी देखो कोई C डबल बॉन्ड OH नहीं होता है. एस्कॉर्बिक एसिड एक 5 मेंबर रिंग है, वहाँ पे OH लगे होंगे और इस तरीके का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा. एस्पिरिन में डेफिनेटली it is OCOCH3 and 1 COH is still there, right? So वहाँ पे आपके पास COH होगा, इसलिए aspirin which is analgesic can be answered as an answer, right? Question number 32. The major H product of the given reaction sequence. Please look at the question carefully. CH3, CH2, C double bond O, CH3.
एंड Cn नेगेटिव। Cn नेगेटिव क्या करेगा? Cn नेगेटिव जाकर C डबल बॉन्डों पे अटैक करेगा। अच्छा, अटैक कर दिया तो क्या होगा? बोलो, अटैक करने के बाद क्या होगा? आपके पास O माइनस बन गया। अब 95% H2SO4 और हीट गिवन है आपको, तो इस केस में बेस्ट केस सिनेरियो आप क्या लेके आ सकते हो? Cn के बाद आप COH बना लो, हीट करके आप एक डबल बॉन्ड फॉर्म कर दो, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपके पास बीटा पोजीशन पे OH आ रहा है तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनाना लॉजिकल है। अगर अल्फा OH है यानी अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है तो 2 यूनिट को उठा के क्लब कर दो और डायमर कर दो। अगर गामा हाइड्रोक्सी एसिड है तो उस केस में जनरली आप रिंग बनाते थे, राइट, क्लब करके वहीं पे साइक्लिक फॉर्म में CO लगा दोगे, इसको लैक्टाइड्स बोल सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीज आप कर पाएंगे। क्वेश्चन 32 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा बच्चों? इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए बहुत लॉजिकल क्लीन ऑप्शन है। 33 क्वेश्चन, द कंपाउंड दैट अंडरगोज डिकार्बोक्सिलेशन मोस्ट रेडिली अंडर माइल्ड कंडीशन, यानी इनमें से कौन सा कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे पहले रिलीज करेगा, आराम से बिल्कुल फटाफट रिलीज कर देगा। तो आपको पता है बीटा केटो एसिड्स ऐसा कर सकते हैं। बीटा केटो एसिड ढूंढ के देखो, इसमें पूरे स्ट्रक्चर में कहीं पे दिख रहा है आपको बीटा केटो एसिड, जहां पे मिल जाए आप उसको इजीली मार्क कर सकते हो। बीटा केटो एसिड आर वेरी मच ससेप्टेबल, वेरी मच प्रोन टू डीकार्बोक्सिलेशन, इमीडिएटली CO2 रिलीज करते सिस्टम से और कीटोन फॉर्म कर देते हैं। सो व्हिच ऑप्शन वी गोइंग टू मार्क फॉर दिस क्वेश्चन? चेक बीटा केटो एसिड कहां पे? ऑप्शन नंबर बी को ध्यान से देखिए, COH की बगल वाली पोजीशन पे कार्बन नहीं अल्फा और उसके बगल में C डबल बॉन्ड यानी कि बीटा, और बीटा पे लगा हुआ है कीटो, तो मैं मार्क करूंगा इसका ऑप्शन नंबर बी। एग्जाम में टाइम को ज्यादा वेस्ट नहीं करना है, कॉन्सेप्ट्स को जैसे मैं बता रहा हूँ अगर आप वैसे समझना शुरू हो गए तो आपको चीजें दिखना शुरू हो जाएंगी, और इसी का पर्पस है कि जो बच्चे PYQs फॉलो कर रहे हैं उनके स्कोर्स ऑटोमेटिकली इंप्रूव होना शुरू हो चुके हैं। उनके कमेंट्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, एंड दे पुट दिस टर्म वेरी क्लियरली कि बिकॉज ऑफ PYQs दे आर इंप्रूविंग इन देयर डे टू डे लर्निंग्स आल्सो। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, एंड डेलिबरेटली वी आर नॉट यूजिंग पेन पेपर ताकि उसमें इतना लंबा लिखने का काम ना हो। वो क्वेश्चन समझो कि उसकी अप्रोच क्या है, कैसे आप दिमाग में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, मार्क कर सकते हो, क्या सोचा जा रहा है इस क्वेश्चन पे, ये सारी चीज आपको यहाँ पे सीखनी, राइट। दैट इज द लर्निंग पॉइंट एंड दैट विल इंप्रूव योर लर्निंग कर्व। Question 34. The compound that does not liberate carbon dioxide on treatment with aqueous sodium bicarbonate is J Advanced 2030 का क्वेश्चन है। इसको मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया हुआ है। कौन सा कंपाउंड NaCO3 के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है? उसकी डेफिनेशन बताई थी मैंने आपको, एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट इज मोर एसिडिक देन H2CO3। लिख लीजिए फिर से, anything which is more acidic than H2CO3 can release carbon dioxide, and the source of carbon dioxide is hidden in bicarbonate. These are two very very important points. तो अगर आप पूछते मेरे से कि सर पिक्रिक एसिड रिएक्शन देगा, बिल्कुल देगा, ऑफ कोर्स देगा, बिकॉज उसका pK काफी कम है और H2CO3 से वो अच्छा एसिड है, राइट। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन सी चीजें देगी, कौन सी नहीं देगी। तो क्वेश्चन यहाँ पे कौन सा नहीं देगा। अब बेंजोइक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड कार्बोलिक एसिड, सिंगल चॉइस ऑप्शन है। कार्बोलिक एसिड फिनॉल का ही दूसरा नाम है। क्या फिनॉल दे सकता है रिएक्शन? नो, बिकॉज H2CO3 इज मोर एसिडिक देन फिनॉल। हाँ, बट अगर आप 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल लगा देते हो या 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल लगा देते हो, उसके इसमें डेफिनेटली रिएक्शन होना शुरू हो जाती है। इज दैट क्लियर? तो आपको ये कॉन्सेप्चुअली समझ में आना चाहिए। चलिए, तो ये बात समझ में आती है। देन वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। So answer for the 34th question is clear. Answer will be option number D. See one more question 35. The major product in the following reaction. एक reaction दे आपको CH3 MgBr dry ether से reaction कर रहे हो aqueous acid की condition में। Advanced 2014 का question है। CH3 MgBr क्या कर सकता है? As a Grignard reagent, CH2 MgBr, no, CH3 MgBr will have CH3 minus, attack as a nucleophile on C double bond position. Attack करेगा, O minus बनाएगा। O minus और उसके पास में एक Cl है, यानी वहाँ पे आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की ऑप्शन दिख रही है, NGP रिएक्शन, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन के थ्रू। So Cl can be removed by the nearby O minus and you can form a 5-member ring, right? This is called SNNGP, substitution nucleophilic neighboring group participation. इसका भी वीडियो मैंने डिटेल में रिकॉर्ड किया हुआ है, आपको चैनल पे मिल जाएगा, जरूर से देखिए। प्लीज वॉच दीज थिंग्स, राइट। ओके, नाउ आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग all these questions, all these videos, and you are creating a kind of opinion about the whole subject and learning things in a better way. Hope to see you in the next video. Till then, thank you so much. Welcome everyone to your own channel, Anuj Mishra Genius Labs, and we are doing PYQs of aldehyde, ketones and carboxylic acid. I welcome you all on behalf of the complete team of Genius Lab, and thank you for watching, liking and subscribing these videos. चलिए शुरू करते हैं। Question 27 on your screen. The correct acidity order of the following is. तो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, आपके पास एक रिंग है, OH है, OHCl, COH, COH, CH3, इस तरीके के स्ट्रक्चर्स गिवन है। अब इस पूरे स्ट्रक्चर को अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे
ऑप्शन 3 में मेरे पास एक एसिड है, ऑप्शन 4 में एक एसिड है, उसकी पैरा पोजीशन पे CH3 है, ऑप्शन 1 और 2 में मेरे पास एसिड नहीं है, सिर्फ फिनॉल है और एक में क्लोरीन लगा हुआ है। तो बताओ, एक बेसिक लॉजिक में पूछता हूं आपसे कि यार सबसे अच्छा एसिड कौन सा हो सकता है? जो COH हो वो एसिड अच्छा है या फिनॉल एक अच्छा एसिड है? ऑफ कोर्स COH अच्छा एसिड है। अब अगर आप COH की पैरा पोजीशन पे CH3 लगाते हो तो CH3 का जाएगा एक तरीके से पॉजिटिव H इफेक्ट, यानी प्लस H और पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन बोल सकते हैं, which will try to fill electrons inside the ring, and COH is a polar, right? So in a way you are trying to increase electron which is against acidic behavior. So 3 is better than 4. यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ रही है कि 3 is better than 4. अब 3 और 4 जब एक दूसरे को आपको समझ में आ गई कि 3 4 से बेटर है, तो आपके पास अगले ऑप्शंस क्या है? आपको 1 और 2 में चेक करना है। OH और Cl है। Cl एक पोलर है और OH एक सिंपल OH है, राइट? दोनों में सेम करोगे तो OH दोनों में कॉमन है, Cl इज अ पोलर। अब बताइए इन दोनों में बेटर कौन सा है? एक पुलिंग ग्रुप बेटर है, तो उसका मैं सीधा फंडा देता हूँ। आप कंसिडर करो एक रिवर को, और उस रिवर को ऐसे कंसिडर करो कि इसके अंदर सारा वाटर आ रहा है, ओके? इट्स लाइक सेंट्रीपिटल ड्रेनेज दैट विल इंक्रीज द बेसिसिटी। नाउ कंसिडर अनदर पॉन्ड और लेक और समथिंग और रिवर जहां से वाटर डिफरेंट ट्रिब्यूटरी से बाहर निकल रहा है। कंसिडर सेंट्रीफ्यूगल ड्रेनेज, दैट इज डीलोकलाइजेशन, दैट विल गिव यू एसिडिक नेचर। बहुत सिंपल सा फंडा है, इसको मैंने डिटेल में कवर किया है एसिडिटी बेसिसिटी टॉपिक में, कई सारे और टॉपिक्स में कवर किया, आपको चैनल पे मिल जाएगा, आप उसको जरूर से देखिए और उस पर अपने कमेंट जरूर से करिए, राइट? मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको कोई और टॉपिक चाहिए जहां पे आपको लगता है कि इस पे वीडियो बननी चाहिए, प्लीज कमेंट एंड देन वी कैन गिव यू मोर वीडियोस ऑन द सेम टॉपिक एज वेल। सो द लास्ट क्वेश्चन आई विल गो अहेड विद द ऑप्शन नंबर A, which is 3 is better than 4 is better than 2 is better than 1 because acids are any day better than phenols, right? फिनॉल्स का जो pK वैल्यू होता है या जो K वैल्यू है 10⁻⁹ के आसपास है, pK 9 to 10 की रेंज में होगा अगर एक नॉर्मल फिनॉल है। अगर उस पे NO2 लगाते जाओगे तो उसकी एसिडिटी बढ़ती जाएगी, pK कम होता जाएगा, राइट? बट करस्पॉन्डिंग जो COH होते हैं, COH का जो pK वैल्यू होता है वो 5 की रेंज में होता है, 5-6 की रेंज में होगा, तो ऑफ कोर्स वो बेटर है उससे, ठीक है? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी बात पे। क्वेश्चन 28 ऑन योर स्क्रीन। CH3 और रिंग एंड देन CONH2, ये ग्रुप होता है बच्चों अमाइड, बेंजामाइड है और मिथाइल लगा हुआ है उसकी पैरा पोजीशन पे, सो पैरा मिथाइल बेंजामाइड काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज गिवन। You are doing NaOH-Br2 reaction. What is NaOH-Br2 going to do? So first question you should ask yourself कि यार ये NaOH-Br2 कर क्या रहे हैं यहाँ पे? आपके पास एक अमाइड है, NaOH और Br2 है, तो ये रिएक्शन का नाम क्या है? अगर आपको ये पता है तो यहाँ से आप क्रैक कर सकते हो क्वेश्चन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हॉफमैन डिग्रेडेशन, नोट कर लीजिए, हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। देयर इज अनदर नेम फॉर इट, हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन और हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। आई रिपीट ऑल थ्री नेम्स अगेन, हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड, Hofmann bromamide, Hofmann degradation, and here this compound CONH2 losing one carbon is basically degradation, loss of one H. Is that clear? Great. तो चलो इसी बात पे हम आगे बढ़ते हैं और इस काम को फर्दर देखते हैं। NaOH-Br2 से रिएक्शन होगी, यहाँ पे NH2 आ जाएगा एंड रिंग COCl से आप रिएक्शन कर रहे हो, NH2 जाएगा, CO पे अटैक करेगा, Cl को फ्री करेगा। इट्स लाइक एडिशन एलिमिनेशन काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस and we get a outcome out of this. So which option make maximum sense in the given case? आप सारे ऑप्शन ध्यान से चेक कर लीजिए। एक बार सी ऑप्शन को चेक करिए, Me उधर पे NH2 और वो जाके COCl पे ज्वाइन करके NHCO रिंग के साथ क्लब कर जाता है। That make maximum sense and rest is simple. ठीक है, कर लेंगे ऐसा क्वेश्चन। Okay, now let's see one more question. Question number 29 on your screen. 29 is the compound PQS. P given है, Q given है, S given है। P को ध्यान से देखो, वहाँ पे OH COH है। Q को ध्यान से देखो, वहाँ पे CH3 और CH3, और S को ध्यान से देखो, वहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, राइट? तीनों को ऑब्जर्व करो, पहले में एसिड है, दूसरे में आपके पास एक ईथर है, थर्ड केस में आपके पास एक एस्टर है। आप रिएक्शन कर रहे हो, वो सब्जेक्टेड टू नाइट्रेशन यूजिंग HNO3 H2SO4 मिक्सचर, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द केस रेस्पेक्टिवली। कौन सा यहाँ पे मेजर आंसर बन के आएगा? एक बार आप सारे ऑप्शंस को चेक करिए। देखो NO2 को लगना है, NO2 के लिए OH आएगा, Q ऑर्थो पे लगे, COH बोलेगा मेटा पे लगो, ठीक है? Q केस में NO2 को OCH3 बोलेगा ऑर्थो पे लगो और CH3 बोलेगा ऑर्थो पे लगो, राइट? सो बट यू नो OCH3 इज डोमिनेंट। एंड द लास्ट केस C डबल बॉन्ड एंड O विल आस्क कि भाई पैरा पे आ जाओ या ऑर्थो पे आ जाओ, एंड C डबल बॉन्ड से लाइक कम ऑन मेटा। तो वो सारी चीजें अगर आप ध्यान में ऑब्जर्व करते हो, और वी कैन से दैट रिंग इज नॉट दैट एक्टिवेटेड, तो उस पर लगाओ मत, तो भी ऑप्शन में गिवन है आपको। O पे पहले आप चूज करो, NO2 का नाइट्रेशन करो जहां पे रिंग एक्टिवेटेड है। तो कौन सा ऑप्शन ये सारी बातों को फुलफिल कर रहा है, वो ऑप्शन आप मार्क करोगे। और अगर आप ये ध्यान से ऑब्जर्व करते हो तो देखो, फर्स्ट केस में OH NO2 लगा है और COH आ रहा है, बट यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, सेकंड केस यहाँ का गड़बड़ है, OCH3 आपने मेटा पे NO2 लगा दिया, विच इज रॉन्ग। ऑप्शन बी में आ जाइए, ऑप्शन बी में फिर से आपने NO2 को OCH3 की मेटा पे लगा दिया, विच इज अगेन रॉन्ग। ऑप्शन सी सीम्स टू बी करेक्ट।
एंड ऑप्शन डी फिर से गड़बड़ है क्योंकि यहाँ पे आपने NO2 को O की थर्ड एग्जाम्पल में पैरा पोजीशन पे लगाया हुआ है, तो आप चेक कर पाओगे, ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का सी, राइट। इजी क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। चलिए इसी बात पे एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। वेरी गुड क्वेश्चन, आई विल से वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन बिकॉज ये अल्कोहल्स में भी आता है, एल्कीन में भी आता है, ईथर्स में भी आता है, और ये काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और ये कई बार घुमा घुमा के डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो देखो इस क्वेश्चन में खास बातें क्या है। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन गिवन अ रिंग विद अ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन RCH2OH+। सबसे पहले यहाँ पे बच्चे फंसते हैं कि यार लोन पेयर है तो पहले O को प्रोटोनेट कर दो, जो हमेशा सब सीखते आए। पर यहाँ पे ध्यान रखिए, अगर आप लोन पेयर को प्रोटोनेट कर दोगे तो रिएक्शन वहीं पे स्टॉप हो जाएगी, कुछ और बना नहीं पाओगे। डबल बॉन्ड को लो, H+ पे अटैक कराओ और प्लस चार्ज को O की नेक्स्ट पोजीशन पे लाओ ताकि O उसको सपोर्ट करके एक O लोन पेयर एंड प्लस चार्ज वाला फॉर्मेशन दे पाए। सो O लोन पेयर एंड कार्बन प्लस चार्ज, दिस फॉर्मेशन इज हाईली स्टेबल arrangement of us like we can say like conjugation. So that is the option, और उस ऑप्शन को बनाते ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आपका जो फाइनल आंसर आएगा उसमें OCH2 आ जाएगा वहां पे, क्योंकि उस प्लस पे आपको अटैक कराना होगा RCH2OH को। एक एसिटल फॉर्मेशन दे रहे हो। एसिटल कैसे डिफाइन करते हैं, कीटल कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए एसिटल कीटल का सीधा सा फंडा है, अगर आपके पास हाइड्रोजन है, OR है और साथ में आपके पास एक और OR, ठीक है, और एक R है और एक हाइड्रोजन है तो एसिटल है। अगर वहीं पे आपके पास दो OR की जगह पे एक OH और एक OR है तो है नहीं एसिटल। अगर H है ही नहीं और दोनों तरफ OR है तो कीटल है, और अगर H है नहीं और एक तरफ OH और एक तरफ OR है तो हेमीकीटल है। इसको लिखोगे तो जो मैं बोल रहा हूँ आपको समझ में आएगा। Thanks a lot for watching these videos. Keep liking, subscribing and sharing. See you in the next video. Welcome everyone to your own channel, Araksha Genius Labs, and thanks a lot for liking, subscribing and sharing. We are approaching 50,000 subscribers and it's all because of you. So keep spreading your love to this channel and keep sharing with your friends as well. Now coming to PYQs of aldehyde, ketone and carboxylic acid derivatives. Let's see a question on your screen. Question number 4. Ketoenol tautomerism. Now remember tautomerism can be of multiple types. Tautomerism में क्या होता है? H+ मूव करता है एक प्लेस से दूसरी तरफ. This is not resonance. It's an equilibrium reaction. Okay? जहाँ पे आप H+ को मूव कर सकते हो. रेजोनेंस में आप किसी भी एटम को मूव नहीं कर पाते। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। कौन कौन सी टॉटोमेरिज्म आपने पढ़ी होगी? कीटोइनॉल, नाइट्रो एसआई नाइट्रो, ओके, नाइट्रोसोऑक्साइन, ओके, अमाइन एनामीन, राइट, इमीन एनामीन, and then amide iminol. So multiple type of structures and reactions we have done in tautomerism. Let's see in this case which of the following can give ketoenol isomers. So to get ketoenol, what is the basic requirement? That the group which you are marking here should be having alpha hydrogen which you can take easily. So check option में B, यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड, वहाँ से आप CH2 डबल बॉन्ड COH बना सकते हैं। A ऑप्शन में कुछ भी नहीं कर पाओगे, C ऑप्शन में भी कुछ नहीं कर पाओगे बिकॉज C ऑप्शन में दोनों तरफ C6H5 है और D ऑप्शन में एक तरफ CH2 है और एक तरफ C6H5 है, तो D ऑप्शन में भी आप कर सकते हो राइट साइड से। So which option will mark? Option B and option D. Question number 5 on your screen. So the following are examples of aldol condensation. Aldol condensation में क्या होता है? Aldehydes, ketones react करते हैं, you form alpha beta unsaturated carbonyl compound or beta hydroxy carbonyl compound, right? So in this case if heating is not involved, so it's a beta hydroxy carbonyl compound. चेक करिए किस केस में बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड बन रहा है। चेक ऑप्शन है यस इट इज करेक्ट, एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन है। ऑप्शन बी एसीटोन के साथ, बिल्कुल ठीक बात है। ऑप्शन सी इज रॉन्ग बिकॉज ऑप्शन सी में आप HCHO के साथ रिएक्शन नहीं कर पाओगे, एंड ऑप्शन डी आल्सो इज रॉन्ग बिकॉज यू कैन नॉट डू विद HCHO C6H5 CHO. So what's the final answer for this question? You will mark the answer as A and B. Another question on your screen. A new carbon-carbon bond formation is possible in. किसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड का एक नया फॉर्मेशन पॉसिबल है? कैनिज़ारो रिएक्शन, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, क्लेमेंशन रिडक्शन एंड रेमेट-अमाइन रिएक्शन। सो रेमेट-अमाइन रिएक्शन भी आपको पता ही है, एक एक करके सारे रिएक्शन को ध्यान से देखते हैं। पहली रिएक्शन है कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन में क्या होता है भाई? HCHO है, दूसरा HCHO है, पहला HCHO CH3OH है, दूसरा HCHO HCO माइनस में कन्वर्ट हुआ, तो क्या यहाँ पे कोई नया कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म हुआ? नहीं हुआ। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, आपने CH3Cl-AlCl3 लिया, वो आके ज्वाइन कर रहे हैं तो आप एक नई बॉन्ड फॉर्मेशन बन सकती है, बी में हो। क्लेमेंशन में क्या करते हो? जिंक HgHcl के साथ आप C डबल बॉन्डों को CH2 में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो क्या वहाँ पे नया कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म हो? नहीं हुआ। एंड रेमेट-अमाइन रिएक्शन में हम क्या कर रहे होते हैं? इट्स अ रिएक्शन वेयर वी हैव दैट फिनॉल काइंड ऑफ थिंग एंड रिएक्टिंग विद CH3CL3KOH, एंड वहाँ पे CHO आके ज्वाइन करता है, CCl2 ज्वाइन करता है,
ऑन ऑर्थो पोजिशन और पैरा पोजिशन. ऑर्थो इज मेजर, उसका भी रीजन O-K प्लस एम इफेक्ट में छुपा हुआ है और प्लस आई इफेक्ट में छुपा हुआ है. सो व्हाट इज द आंसर? ऑप्शन डी भी ठीक है और ऑप्शन बी भी ठीक है यहाँ पे. तो आंसर विल मार्क एज बी एंड डी. आई होप यू अंडरस्टैंड दीस क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 7 ऑन स्क्रीन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट विद वाटर? इनमें से कौन सी चीज वाटर से रिएक्ट कर जाएगी? अब देखिए इसमें से रिएक्शन की अगर बात करें तो आपको देखना होगा वाटर से रिएक्ट करके बना क्या रहा है. जैसे कि CCl4. अब CCl4 को वाटर से रिएक्ट करने चलोगे तो कुछ भी नहीं हो सकता उस केस में. देयर इज नथिंग पॉसिबल. CHCl3 को वाटर से रिएक्ट करोगे तो क्या वाटर Cl को रिप्लेस कर पाएगा? क्या OH माइनस रिप्लेस Cl? सो दैट इज अगेन नॉट feasible option. But check one option. We have a compound called chloral which is highly reactive and forms dihydrate. CCl3CHO, which is a dihydrate, can react with water and form dihydrate, and that dihydrate can form a stable edge bonding, top and bottom. Hence it is stable option and we can mark this option. So answer for this question is option number B. ठीक बात है. Question number 8. Which of the following will undergo aldol condensation? Repeat question है, आपको बहुत easily पता है. इसका आंसर आप easily मार्क कर सकते हो. ऑप्शन ए एसिटल्डिहाइड बिल्कुल ठीक है. प्रोपेनल्डिहाइड कर सकता है. ऑप्शन सी बेंजल्डिहाइड नहीं करेगा और ऑप्शन डी ट्राई ड्यूटीरो एसिटल्डिहाइड, यानी कि तीन ड्यूटीरियम लगाने के बाद एसिटल्डिहाइड पे आप रिएक्शन कर रहे हो. सिमिलरली जो काम एच करता है वो डी भी कर जाएगा. तो आंसर हम क्या मार्क करेंगे इसके लिए? ऑप्शन विल बी A, B and D. I hope you understood all the questions. Thank you so much for watching, liking and subscribing. Thank you. Greetings everyone to your own channel, Anand Mishra Genius Labs, and we are doing PYQs on aldehyde, ketone and carboxylic acid topic. We have a question on screen. Question number 9. Which of the following reactant on reaction with concentrated NaOH followed by acidification gives following lactone as a product? Okay. ये compound जो lactone है, like cyclic ester जैसा formation देख रहे हैं. इसको थोड़ा सा बैक ट्रेस करो और सोचो कि यहाँ पे बन क्या होगा पहले COH एंड CH2OH. तो आपको ऐसा कंपाउंड बताना है जो COH और CH2OH में कन्वर्ट हो पाए. तो बताइए कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो COH और CH2OH में कन्वर्ट हो सकता है विद रिएक्शन विद NaOH? कैन वी से इट इज अ क्लियर कट एग्जांपल ऑफ Cannizzaro प्रोसेस विद इन अ मॉलिक्यूल और इंट्रामॉलिक्यूलर Cannizzaro रिएक्शन. तो चल के देखते हैं इसमें क्या ऑप्शन बनेगी. ऑप्शन ए आप देखो ध्यान से, COCH3COH नॉट पॉसिबल. बी COH नॉट पॉसिबल. सी दोनों ही एसिड है नॉट पॉसिबल. डी CHO पे रिएक्शन करोगे तो एक पार्ट आपका एसिड बनेगा और दूसरा पार्ट आपका CH2OH बन जाएगा. देन वी कैन गेट द रिजल्ट, राइट? सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 10. Ring is given, ClCH2CH2CH3 is given, AlCl3 is given. So this is Friedel-Crafts alkylation happening, but make sure that you do after rearrangement and join as a cumene, not as a simple straight chain. Then oxygen heating is given and H3O plus is given, which is again a formation of phenol, right? फिनॉल के फॉर्मेशन में ये रिएक्शन यूज करते हो आप, राइट? सो बेसिकली इफ यू से दिस इज अ Dow's process which we do in phenol preparation. So what is the final outcome of this reaction? Can we say cumene is formed in this case? And option C आप ध्यान से देखो, P मेरे को यहाँ पे क्यूमिन मिल रहा है और फिनॉल बाहर जाएगा, बचा हुआ कंपाउंड क्या होगा? CH3COCH3. इसमें बहुत सारे और भी एग्जाम्पल बनते हैं कि मान लीजिए आपके पास जो क्यूमिन है उसकी जगह पे एक ऐसा ग्रुप दिया जाए जहाँ पे 3 CH3 लगे तो क्या होगा, 3 H लगे तो क्या होगा, 2 H और 1 CH3 लगा तो क्या होगा. उसके मल्टीपल केसेस बनते हैं, वो मैंने चैनल पर डिस्कस किया. वो वीडियो जरूर से देखिए ताकि आपको ये भी क्लियर हो जाए, ठीक है? यहाँ पे कोई मिस्टेक ना रह जाए. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द स्मॉलेस्ट कीटोन in its next homologue are reacted with NH2 to form oxide. Now, smallest ketone कौन सा है? CH3COCH3. Next homologue CH3C double bond और CH2CH3. अगर आप रिएक्शन करोगे NH2OH से तो क्या बनाएगा? Double bond NOH. That can be syn and anti both. So which option make maximum sense in this case? Syn and anti both बना सकता है, दोनों ऑप्शंस बन सकते हैं आपके पास. तो आप syn और anti बना सकते हो, दोनों ही ऑप्शन बन सकते हैं. CH3C double bond हो CH2OH के साथ और जो करस्पॉन्डिंग NOH ग्रुप होगा उसको भी आप सेम कंपाउंड से ट्रीट कर सकते हैं. टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड क्या करेंगे? स्मॉलेस्ट कीटोन एंड इट्स नेक्स्ट होमोलॉग, तीनों चीजें रिएक्ट कर रही है. तो स्मॉलेस्ट कीटोन तो एक ही चीज देगा, सिन एंटी नहीं देगा, बट द बिगर वन विल गिव यू 2 ऑप्शंस. सो टोटल हाउ मेनी ऑप्शंस वी आर गेटिंग आउट ऑफ इट? वी गेट 3 डिफरेंट ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड. कैन वी सॉल्व सच क्वेश्चन? ग्रेट. नाउ coming to the next question. Question number 12 on your screen. Identify the binary mixture that can be separated into individual components by differential extraction as shown in the scheme. So binary mixture containing compound 1 and 2 given NaOH reaction करके 1 और 2 बन रहा है, NaCO3 से compound 1 and 2 बन रहा है, ठीक है? तो आप बताइए कौन सी चीजों में यहाँ पे वैलिड होगा? NaCO3 क्या करता है? किसी को लेट्स से COH ग्रुप है, इसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हो डेफिनेटली, राइट?
So one can give and one cannot give kind of setup. So check option number B and D, C6H5COH and C6H2OH. If you take with NaHCO3, first will give, second will not give. Take the reaction with NaOH, first will give, second will not give, right? तो वहाँ पे आपने डिफरेंशिएट कर लिया. Come to option number D, फिर से एसिड और फिर से अल्कोहल है. तो एसिड आपको NaHCO3 से रिएक्शन देगा, क्या बनाएगा यहाँ पे? कार्बन डाइऑक्साइड. सोर्स कहाँ पे हिडन है? NaHCO3 के अंदर. और द अदर ऑप्शन इज CH2OH which will not give. So what's the answer for this question? You'll mark answer as B and D. I hope you understood all these questions. Keep liking, subscribing and sharing. Thank you and see you in the next video. Thanks a lot. Welcome everyone to your own channel, Anuj Mishra Genius Labs, and we are doing PYQs on carboxylic acid derivatives and aldehydes and ketone. So let's continue with few more questions in this regard. So we can see question number 36 on your screen. The correct order of acidity for the following compound is. आपको यहाँ पे 4 compounds मिले. पहला compound है COH, उसकी ऑर्थो पोजीशन पे OH है बोथ साइड्स. दूसरा कंपाउंड है COH, यहाँ पे सिर्फ एक OH. तीसरे कंपाउंड में COH बट OH मेटा पोजीशन पे. और फोर्थ कंपाउंड में COH है, OH आपको पैरा पोजीशन पे गिवन है. इनमें से कौन सा ऑप्शन आप चूज करोगे और क्यों चूज करोगे उसके लॉजिक्स पे चलते हैं. सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड वन आफ्टर द अदर ऑल द ऑप्शंस. पहला ऑप्शन को ध्यान से देखिए. अगर आप इसका COH रिमूव करते हो और CO माइनस फॉर्म करते हो तो ये O माइनस H को स्टेबलाइज कर रहा होगा ड्यू टू H बॉन्डिंग. And both side carboxylate ion is getting stabilized, right? In the first option. In the second option, this is available only in one direction, not from both the sides. Only in one direction it is available. You can say either right or left. In third case, minus I effect is stabilizing COH, and there is no minus M effect or nothing is there which is available. In the fourth case, when the COH is on top and OH is at the bottom, when you make it CO minus, OH is having plus M effect which will destabilize CO minus. So fourth case is not acting for us, right? It's acting against us. So first case will be best possible scenario. So which option would you mark for this? ये advanced 2016 का question. कौन सा option आप mark करोगे as a best option? Check option number A. 1 better than 2, 2 better than 3, and 3 better than 4. So good question, and I hope you get the clarity about this whole question. What is happening around? Question 37. The major product of the following reaction sequence. एक compound given आपको 6 member ring, उस पे C double bond और 2 CH3s लगे हुए. HCHO excess से reaction कर रहे हो NaOH के साथ और then HCHO H plus से catalytic reaction कर रहे हो बाद में. इन क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको टाइम लेके समझना होगा कि इसमें कॉन्सेप्ट्स क्या क्या. तो पहले इस प्रॉब्लम को हम ब्रेक करते हैं छोटे छोटे स्मॉल फ्रैगमेंट्स में. First thing you can observe is HCHO. HCHO is a reacting substance which is mostly interested for cases like Cannizzaro and all. But in the given question, what it is going to do? So HCHO आपका कहाँ पे अटैक कर सकता है और क्या कर सकता है? देखो एक अल्फा H तो आपके पास प्रेजेंट है, बट HCHO यहाँ पे क्या कर सकता है? सबसे पहले आप HCHO के साथ C नेगेटिव को अटैक करके CH2OH वहाँ पे अटैच कर सकते हो अल्फा पोजीशन पे. एक बार CH2OH यहाँ पे अटैच हो गया तो आगे आने वाले स्टेप में आप H प्लस का यूज करके उसको क्लब करके फ्यूज करके एक ऐसा स्ट्रक्चर बना सकते हैं जो कि आपको गिवन है ऑप्शन नंबर ए में. ऑप्शन ए ध्यान से देखिए, यहाँ पे रिंग के साथ 2 ऑक्सीजन. व्हाट काइंड ऑफ ग्रुप इज दिस जहाँ पे 2 ऑक्सीजन ऊपर से आके जुड़ रहे हैं? सो बेसिकली यू आर फॉर्मिंग द रिंग एंड देन क्लोजिंग इट अप. यू कैन लुक एट द सॉल्यूशन फॉर फर्दर क्लैरिटी. ओके, यहाँ पर और क्लियर हो जाएगा. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. बेस कैटालाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन अकर्स विद, यानी बेस के द्वारा कैटालाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन किन केसेस में हो रहा है? वन इज प्रोपियोनल्डिहाइड, सेकंड इज बेंजल्डिहाइड, थर्ड इज 2-methyl प्रोपियोनल्डिहाइड एंड फोर्थ इज 2,2-dimethyl प्रोपियोनल्डिहाइड. पहले आपको सारे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने होंगे, राइट? और अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि भाई एल्डोल कंडेंसेशन कहाँ पे हो रहा है, तो एल्डोल का सीधा सीधा फंडा है कि आपको देखो कि कहाँ पे मेरे पास अल्फा हाइड्रोजन है और कार्बोनाइल कंपाउंड गिवन है. तो वो सारे केसेस आप मार्क कर सकते हैं. जैसे कि प्रोपियोनल्डिहाइड, चेक ये ऑप्शन कर सकते हैं. बेंजल्डिहाइड में कोई भी अल्फा H नहीं तो नहीं कर पाएगा. ऑप्शन सी में एक अल्फा H है, 2 CH3 से बट एक अल्फा H है तो सी भी कर सकता है, 2-methyl प्रोपियोनल्डिहाइड. एंड ऑप्शन 4 इज 2,2-dimethyl प्रोपियोनल्डिहाइड में फिर से कोई अल्फा H नहीं है तो ये भी आपको एल्डोल रिएक्शन नहीं दे पाएगा. Had it been Cannizzaro, we choose compounds with no alpha hydrogen, carbonyl compounds with no alpha hydrogen, तो different case बन जाता है. I think ये कर पाएंगे क्वेश्चन. Question 2 on your screen. Which of the following compound will give a yellow precipitate with iodine and alkali? जैसे ही iodine और alkali देखे आप समझ जाओ. Greetings everyone, welcome to your own channel Anuj Mishra Genius Labs. We are doing PYQs on solution and colligative properties. Look at question number 11. The Henry's law constant for solubility of nitrogen gas in water is given.
Now look at the unit of this law constant. It is atmosphere. So what tells this clearly? That pressure, if you write pressure of nitrogen, it will be chi, basically the fraction, into kh. kh का यूनिट एटमॉस्फेयर में, chi जो आपका होगा मोल फ्रैक्शन होगा, मोल फ्रैक्शन आपका वैसे भी यूनिटलेस हो जाएगा, सो यूनिट्स मैच करेंगे. कैन वी सॉल्व यूजिंग दिस व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन? आप एक बार मोल फ्रैक्शन निकाल लोगे, kh गिवन है आपको, इससे वो वैल्यू सॉल्व करके निकालोगे, वैल्यू आएंगी आपके पास करस्पॉन्डिंग प्रेशर के हिसाब से x into chi into की वैल्यू आएगी 4 into 10 raised to power minus 5. ठीक है, एक बार ये नंबर आपके पास आ गया तो आप सॉल्युबिलिटी 10 मोल्स में निकाल सकते हो. 10 मोल्स में सॉल्युबिलिटी कितनी आएगी? ये है 1 मोल में, तो 10 मोल में इसका 10 टाइम्स यानी कि 4 मल्टीप्लाइड विद 10 raised to power minus 4. कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे? ऑप्शन नंबर ए. कर लोगे? अब हेनरीज लॉ के लिए कुछ खास बात है. पहली बात, किसी भी गैस को अगर हम लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो लो टेम्परेचर पे उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, हाई टेम्परेचर पे उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी, बिकॉज हाई टेम्परेचर पे gases molecule will have lot of kinetic energy, hence it will become complicated. Okay, so just keep this in mind. Next question number 12. Dissolving 120 gram of urea, molecular weight 60 in 1000 grams of water gave a solution of density 1.15 gram per ml. ये क्वेश्चन है, मोलैरिटी आपसे पूछी गई. मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. सॉल्यूशन का वॉल्यूम आप लीटर में रखना चाहते हो, बट आपको वो डेंसिटी पता है, सॉल्वेंट का मास 1000 ग्राम पता है, राइट? तो बताओ टोटल सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा? 1120 ग्राम. इस 1120 ग्राम में डेंसिटी है 1.15 ग्राम पर ml. तो क्या मैं यहाँ से वॉल्यूम निकाल पाऊंगा? जैसे आपको वॉल्यूम मिल गया, उस वॉल्यूम में 60 अपॉन 120 यानी कि हाफ मोल आपके पास सॉल्यूट क्या है. अब अगर हाफ मोल सॉल्यूट है तो हाफ मोल डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000 विल बिकम योर आंसर. थोड़ी सी मैथ्स यहाँ पे लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, आपका आंसर जो निकल के आना चाहिए वो आएगा 2.05. ओके, 2.05 विच इज ऑप्शन नंबर, कौन सा मार्क करोगे? ऑप्शन नंबर सी. इसको पॉज करना और एक बार पूरा डिटेल में सॉल्व करना और फिर अपना आंसर चेक करना बच्चों, तभी आपको सही में समझ में आएगा क्वेश्चन. Question 13 on your screen. The freezing point in degrees Celsius of a solution consisting of 0.1 grams of K3FeCN6 hexaferricyanide है. Okay, ferro नहीं है. So molecular weight 329 given है आपको, 100 gram of water given है, KF mentioned है. फॉर्मूला सीधा डेल्टा TF is IKFM, डेल्टा TP is IKVM, ये यूज करते आ रहे हो आप. यहाँ पे यूज करोगे डेल्टा TF is IKFM. I के लिए आपको K3FeCN6 को ब्रेक करना है 3K plus FeCN6 3 minus 1 minus alpha 3 alpha alpha, यानी I का वैल्यू is 1 plus 3 alpha. ये सब कर लोगे. Rest is simple. Put the values. Try to get the answer. It will come minus of 2.3 10 power minus 2 units. Another question on the screen. Question number 14. For a dilute solution consisting of 2.5 grams of non-volatile non-electrolyte solute is 100 gram of water. Elevation given है 1 atmosphere पे 2 डिग्री सेल्सियस का, और बोला जा रहा है concentration of solute is much smaller as compared to solvent. आपसे वेपर प्रेशर पूछा गया, तो यहाँ पे दो फॉर्मूले क्लब करने पड़ेंगे. एक राउल्स लॉ which is P0 minus PS upon P0 is N upon N plus N, दूसरा delta TF is KB KF time M और delta TP is KB time M. So delta TP is KB times M. इन दोनों को आप यूज करोगे, वैल्यूज को ठीक से पुट करोगे, आपके पास जो रिजल्ट निकल के आएगा वो आएगा 14th क्वेश्चन का आंसर जो मेरे पास है ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, इसका डिटेल सॉल्यूशन पर रेफर करें. दो फॉर्मूले यूज होने, कैसे यूज होने? P0 की वैल्यू आपको पता है, इनिशियल प्रेशर कितना है 760, PS अपॉन P0 N अपॉन N प्लस N. वहां से आप सॉल्व करके निकालोगे इसकी वैल्यू, और उस वैल्यू को आप आगे पुट करोगे एंड ट्राई टू गेट द रिजल्ट फॉर M, राइट? M आएगा 2 upon 0.76, यानी कि फाइनल आंसर इज corresponding to 724 millimeter. Another question on your screen, question number 1. In the depression of freezing point experiment, it is found that vapor pressure of the solution is less than that of the pure solvent. कैसे निकालोगे? Depression of freezing point experiment. Look at all the options given here, और ये multiple choice option है. Look at first option. Vapor pressure of solution is less than that of the pure solvent. क्या बात ठीक है? बिल्कुल ठीक है, because solution के केस में depression आपको मिलता है, वही आप Raoult's law में कैच करते हो. Vapor pressure of solution is more wrong हो गया. Only solute molecules solidified freezing point. That's wrong. Rather only solvent molecules solidify. Water निकलता है, solid हम मान के चलते हैं कि वो नहीं निकल रहा है, तो logically speaking कुछ solid में trap हो सकता है, but वो ignore किया जाता है. So the correct answer to this question is A and D. I hope this question is pretty clear.
Thank you so much for watching this video. Keep liking, subscribing and sharing. Look at the next video. Greetings everyone, welcome to your own channel Anand Mishra Genius Labs, and we are starting with a new topic called solution and colligative properties. Very important topic for grade 12 standard. इसके फंडामेंटल्स 11th में आपने बेसिक्स ऑफ सॉल्यूशन में पढ़ोगे तो काफी अच्छा टॉपिक बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम ये टॉपिक और देखते हैं इस टॉपिक में क्या क्या सीखने को है। स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1. Given that delta TF is the depression freezing point of solvent in a solution of a non-volatile solute of molality M, the quantity limit M tend to 0, delta TF divided by M is equal to how much? Delta TF का फॉर्मूला क्या होता है? IKFM, राइट? अगर आप इसको पुट करते हो तो IKFM और M और डेल्टा लिमिट आपकी M tend to 0 है, तो M कितना भी छोटा हो IKFM और M में M आप कैंसिल कर सकते हो, तो बचा के मेरे पास KF लिमिट थीटा tend to 0 sin x upon x क्या होता है, या लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा पर थीटा कितना होता है 1. सेम लॉजिक आप अप्लाई कर सकते हो वैसे, तो इसका जो सही आंसर बनेगा दैट विल बी KF. क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम ऑब्जेक्टिव पार्ट्स. Azeotropic solution of two liquids has boiling point lower than either of them when it is. Azeotropic solution is known as constant boiling mixture and they show deviation. अगर एक पॉजिटिव डेविएशन है तो प्रेशर बढ़ के आएंगे, राइट? और अगर नेगेटिव है तो प्रेशर कम हो जाता है. बट बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या बोलोगे, इसका उल्टा होता है. बॉइलिंग पॉइंट पॉजिटिव के लिए नीचे आएगा और नेगेटिव के लिए ऊपर जाएगा. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए. बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन आइदर ऑफ देम, यानी बॉइलिंग पॉइंट को नीचे लाना है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर के इसमें. तो कौन सा ऑप्शन आप मार्क करोगे? पॉजिटिव डेविएशन ऑफ राउट का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2. फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ स्टेट दैट. Now Raoult's law का बेसिक स्टेटमेंट क्या है? Relative lowering in vapor pressure. What is meaning of relative lowering? It's lowering divided by the initial value. P naught minus Ps upon P naught. तो देखो यहाँ पे कहाँ पे relative lowering of vapor pressure टर्म आ रहा है, and it is equal to mole fraction of solute. So आपके पास ऑप्शन निकल के आती है ऑप्शन B, which is most logical option. P naught minus Ps upon P naught is N upon N plus N. कर लेंगे. Question 3 on your screen. When mercuric iodide is added in the aqueous solution of potassium iodide, then freezing point is raised, freezing point is lowered, freezing point does not change, boiling point does not change. ये चार ऑप्शंस हैं आपके पास. अब बताइए अगर HgI2 की रिएक्शन हम करेंगे आयोडीन के साथ तो बनाएगा HgI4-2. अब यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ. Hg2Cl2 और Hgcl2 आपने पढ़ा होगा. Hg2Cl2 इज कॉल्ड कैलेबल इलेक्ट्रोड, जिसको हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जहाँ पे बनता है 2Hg plus 2Cl-, देन हम नर्स इक्वेशन यूज करके लिखते हैं. Similarly, Hg2I2 is mercurous iodide. यहाँ पे क्या कहते हैं? Mercuric iodide, which is HgI2. So mercuric iodide को अगर आप आयोडीन दोगे, I- दोगे, तो corresponding बनेगा Hgi4-2, which is a complex formation. और एक बार complex formation में तो number of molecules reaction के अंदर कम हो जाएंगे, association हो जाएगी. Hence जो मेरा आंसर बनेगा, freezing point पे क्या फर्क पड़ेगा वो आपको मार्क करना है. तो check the answer. Freezing point is raised because delta DF is IKFM. अब I की वैल्यू हो गई 1 से कम, तो पहले से वैल्यू कहाँ पहुंच जाएगी? नीचे, राइट? कर लोगे. सो आंसर इज फ्रीजिंग पॉइंट इज रेज्ड. क्वेश्चन नंबर 4. व्हिच आर द फॉलोइंग पॉइंट व्हेन मोलर एक्वस सॉल्यूशन विल हैव लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट? जितना ज्यादा डेल्टा टीएफ होगा उतना कम फ्रीजिंग पॉइंट होगा, और जितना कम डेल्टा टीएफ होगा उतना ही ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट होगा. हमें चाहिए लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट. तो हमें क्या करना है? हमें डेल्टा टीएफ को बढ़ाना है. किस केस में डेल्टा टीएफ सबसे ज्यादा होगा? जहां पे आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे. तो बताइए किस केस में आपके पास नंबर पार्टिकल्स ज्यादा होंगे? पोटेशियम सल्फेट में 3 आयन्स हैं, 2K plus and -4-, तो सोडियम क्लोराइड में 2, ग्लूकोज और यूरिया में 1K. So what should be my answer? My answer will be A, K2SO4. I hope you understood all the questions so far. Thank you for watching, subscribing and liking this channel. Thanks a lot. So this is your first episode on PYQs of solution colligative properties. Keep watching the next one. Welcome everyone to your own channel, Anand Mishra Genius Labs, and we are doing PYQs on topic solution colligative properties. Welcome to episode number 2 of this 6, right? Question number 5. The freezing point of equimolar aqueous solution will be highest for. देखो equimolar मतलब जिसकी मोलैलिटी सेम, और फ्रीजिंग पॉइंट हाई कब होगा? जब I की वैल्यू कम हो, यानी एक ऐसा मेंबर जो डिसोसिएट ना हो आपके लिए बेहतर एज कम्पेयर टू अ मेंबर व्हिच डिसोसिएट्स. तो देखिए चेक करिए, बताइए कौन से ऑप्शन में आपके पास डिसोसिएशन हो ही नहीं रही. C6H5NH3 plus Cl minus ये 2 में जाएगा. कैल्शियम नाइट्रेट 3 में जाएगा. कैल्शियम प्लस 2 2NO3 माइनस. लैंथेनाइड्स La+3 एंड NO3 माइनस 3 यूनिट्स 4 में जाएगा, और ग्लूकोज सिर्फ 1 में. तो मेरा आंसर क्या बनेगा? डी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 6. 0.2 molar acid HX is 20% ionized, KF is given. The freezing point of solution is required. फॉर्मूला यूज करो, डेल्टा T is IKFM. 20% आयनाइज्ड है तो I की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? HX goes to H plus and X minus 1 minus 0.2, 0.2, 0.2, total is 1.2.
अब यूज करो, फॉर्मूले में रखो और डेल्टा टी की वैल्यू निकाल लो। बहुत सीधा सा क्वेश्चन है। सॉल्व करोगे तो आंसर निकल के आएगा -0.45, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। कर लेंगे। Look at the solution if you want further clarity on this concept. Coming to the next question, number 7, the molecular weight of benzoic acid in benzene as determined by depression freezing point method corresponds to. Now, benzoic acid in benzene gets dimerized, or even any acidic acid also in benzene gets dimerized. Dimerize कैसे होता है? स्ट्रक्चर आपको पता है, एज बॉन्डिंग बनाते हुए दोनों ग्रुप्स को कंबाइन कर दोगे। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कैसे डाइमराइजेशन होती है। तो करेस्पॉन्डिंग अल्फा की वैल्यू कितनी निकाल के आओगे? आपसे पूछा गया है करस्पॉन्डिंग टू आयनाइजेशन ऑफ बेंजोइक एसिड, डाइमराइजेशन ऑफ बेंजोइक एसिड, ट्राइमराइजेशन ऑफ बेंजोइक एसिड, सॉल्वेशन ऑफ बेंजोइक एसिड, व्हिच इज द बेस्ट एंड करेक्ट रीजन? डाइमराइजेशन ऑफ बेंजोइक एसिड, 2 यूनिट्स कंबाइन हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ड्यूरिंग डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इन सॉल्यूशन द फॉलोइंग आर इन इक्विलिब्रियम। देखो, जब आप फ्रीजिंग पॉइंट की बात करोगे सॉल्यूशन में तो क्या क्या चीजें इक्विलिब्रियम में? पहला ऑप्शन है लिक्विड सॉल्वेंट, सॉलिड सॉल्वेंट। Next option is liquid solvent and solid solute. Then liquid solute and solid solute. And the last option is liquid solute and solid solvent. What is the best answer for this? Option number A. Remember, the freezing point of the liquid solid remains in equilibrium, right? So correct answer for this is option number A, liquid solvent and solid solvent. Solvent ही है जहाँ पे आप बात करोगे, because solvent ही freeze होके बाहर आ रहा होता है। Okay. Question number 9. Basically, you take example of water solid and water liquid. Question number 9. The elevation in boiling point. Question number 9. The elevation in boiling point. Just a moment. Of a solution of 13.44 gram of CuCl2 in 1 kg of water using the following information will be how much? कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? तो यहाँ पे मैं रिवाइज करा देता हूँ आपको फॉर्मूले। Elevation in boiling point is delta TB, which is I kb into m. Kb is molar elevation constant, m is molality and I is matter factor. Okay. CuCl2 के लिए अगर हम बात करोगे तो Cu plus 2 into Cl minus I की वैल्यू निकाल सकते हो और आंसर लेके आ सकते हो। Kb आपको गिवन है, 13.44 ग्राम CuCl2 को आप डिवाइड कर दो इसके मॉलिक्यूलर वेट से, which is 13.44 upon 134.4, 0.1 मोल्स आ जाएंगे। यहाँ से आप वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि 0.16। कर लोगे? सीधा सा क्वेश्चन, डूएबल क्वेश्चन एवरीबॉडी। ग्रेट। Question number 10 on your screen. When 20 gram of naphthoic acid is dissolved in 50 gram of benzene, a freezing point 2K is observed. The Van't effect. See the formula based question है भाई। Delta TF is IKFM. Values रख दो, आंसर निकाल लो। ध्यान रखना, मोल्स निकालते समय आपको 20 ग्राम naphthoic acid को डिवाइड करना पड़ेगा उसके मॉलिक्यूलर वेट से, वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। रेस्ट ऑल इज वेरी सिंपल एंड क्लियर। 172 ग्राम पर कुछ इसका वैल्यू है। तो अगर आप सॉल्व करोगे यहाँ से I का वैल्यू 0.5 आता है and answer बनेगा ऑप्शन नंबर ए। I hope you're understanding these questions. Keep watching, liking, subscribing and sharing with all your friends. Thanks a lot. Greetings everyone. Welcome to your own channel, Adit Mishra Genius Labs. We are solving thermodynamics PYQs. So let's continue with the same. You can see my screen a question. Identify the intensive quantities from the following. Options are given. Enthalpy, temperature, volume and refractive index. These are 4 options given. So what is the basic fundamental of intensive quantities? Intensive is mass independent quantities. What are mass independent quantities? For example, temperature. अगर आप let's say you have a rod, you cut it into 2 pieces. Temperature will remain same for both the pieces and the complete rod itself. Think about molarity. Think about density. So these structures or these quantities will not change at all. So what should be the answer for this question? Temperature can be one option. Another option which is not dependent on the amount of substance is known as refractive index. You take a glass piece, you take a smaller part, bigger part, complete glass, it will have same refractive index value. Hence, options to be marked are B and D. A and C are properties which are based on mass, hence they are extensive properties. So that's a key difference here. Can you mark the answer? Now see the next question. The following is our endothermic reaction. एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है? जहाँ पे डेल्टा एच पॉजिटिव हो, जहाँ पे आप हीट सप्लाई कर रहे हो। एक एक करके सारे रिएक्शंस देखते हैं। कंबशन ऑफ मीथेन, देखो बर्न करो मीथेन को, हीट निकल के आएगी। डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर एंडोथर्मिक हो सकता है। डिहाइड्रोजनेशन, देखो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन जनरली एक्सोथर्मिक होती है, डिहाइड्रोजनेशन क्या हो सकती है? एंड हो सकती है, राइट। द नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ ग्रेफाइट टू डायमंड, इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो व्हिच ऑल पार्ट्स वी वांट टू मार्क फॉर दिस क्वेश्चन? We'll mark option B, C and D. Simple question it is.
थर्मो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आपने देखा रिसेंटली एग्जाम्स में भी कई सारे क्वेश्चन थर्मो के थे। तो कॉन्सेप्ट्स वहाँ पे क्लीन और क्लियर रखो अपने, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो इंटेंसिव, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। अमंग द फॉलोइंग स्टेट फंक्शन इज आर, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे। स्टेट फंक्शन क्या होता है? स्टेट फंक्शन जो स्टेट पे डिपेंड करे, पाथ पे डिपेंड ना करे। यानी अगर आप पॉइंट 1 से शुरू हो रहे हो और पॉइंट 2 पे जा रहे हो, यू कैन टेक एनी पाथ यू विश, but the values will remain same. Delta u2 minus delta u1 is same. Similarly, delta s2 minus delta s1 is same. So वो नंबर जिनके लिए वैल्यू सेम होगी वो सारे यहाँ पे लिख सकते हैं। So कौन सा ऑप्शन मार्क कर सकते हैं हम लोग? चेक ऑप्शन नंबर ए, इंटरनल एनर्जी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिकॉज इंटरनल एनर्जी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द पाथ। इरिवर्सिबल एक्सपेंशन वर्क और रिवर्सिबल एक्सपेंशन वर्क, रिमेंबर वर्क जब भी आएगा यहाँ पे पिक्चर में तो उस केस में आपका पाथ डिपेंडेंट हो जाएंगी वैल्यूज, राइट? इट इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। नाउ फोर्थ ऑप्शन इज मोलर एंथैल्पी। मोलर एंथैल्पी इज डेल्टा एच। वी हैव डन किरचॉफ्स लॉ, so you start from one position, go to other position, or Hess law we have, right? So based on that we can say enthalpy can be considered as again one option, right? So which options we want to mark for this question, particular question? Option number A, option number D. Next, question number 4 on your screen. Among the following, the intensive properties are, फिर से देखो intensive properties पर क्वेश्चन आ चुका है। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ गिवन सॉल्यूशन उसके मास पे डिपेंडेंट नहीं, बिकॉज ये मोलर है, राइट? पर मोल पे डिफाइन किया आपने। सो एक ऑप्शन ही हो सकता है। ईएमएफ वैल्यू, लुक एट द ईएमएफ वैल्यू। इफ यू से कॉपर टू कॉपर प्लस 2, डू यू थिंक ऑफ व्हाट इज हाउ मच कॉपर आई विल टेक? नो, यू जस्ट से कॉपर प्लस 2, राइट? सो ऑप्शन बी कैन बी कंसिडर्ड, राइट? रेजिस्टेंस can be dependent on the substance, right? Do you have a small wire, resistance is less. You have a longer wire, same material, it will be more. Heat capacity also the same, right? So the correct answer for this question would be A and B options. Question 5 पे आ जाइए, काफी ट्रिकी, काफी अच्छा क्वेश्चन। एक ग्राफ गिवन है यहाँ पे, ध्यान से ऑब्जर्व करो। P versus V का ग्राफ गिवन है and you are given X, Y and Z. So look at this question number 5. For an ideal gas, consider only PV work in going from initial state X to the final state Z. The final state Z can be reached by either of the two paths shown below. एक X, Y, Z ऑप्शन है, एक X to Z ऑप्शन है। पहली बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली कि इस पूरे प्रोसेस में अगर मैं X से Z पे जा रहा हूँ किसी भी पाथ से, had it been a state function तो पाथ पे डिपेंड होगा नहीं, तो आपका आंसर सीधे सीधे निकल सकते हैं। यानी कि डेल्टा S X to Z will be डेल्टा S X to Y plus डेल्टा S Y to Z. What is work done? Work done XYZ is same as work done XY because YZ work done is 0. But you can't say it is same as XY, XZ is same as XY and YZ, right? That's the difference. So which are options that you can pick from the given question? Check option number A, delta S XZ. Yes, that's the correct option. And check option number C also. Option number C is also seems to be correct. I hope we can solve such questions without much difficulty. Thank you so much for watching this video. Keep liking, subscribing and sharing with your friends. Welcome everyone to your own channel Anuj Mishra Genius Labs. JEE एडवांस लेवल के क्वेश्चंस थर्मोडायनेमिक्स PYQ से डिस्कस किए जा रहे हैं इस चैनल पे भी। काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आना शुरू हो जाए तो इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो। जो मैं बता रहा हूँ उन फंडामेंटल्स को पकड़ो और देखो बिना पेन के यूज किए हुए ये सारा डिस्कशन मैं करता हूँ, इसमें कुछ लिख नहीं, क्योंकि एम है कि आप बिना लिखे कितना समझ सकते हैं। दैट इज द थॉट प्रोसेस। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए वीडियो रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। तो मैं कॉन्सेप्ट्स बताना चाहूंगा ताकि आप बिना पेन को यूज किए क्या क्वेश्चन कर पाओगे, और मैं वही क्वेश्चन ले रहा हूँ जहाँ पे ज्यादा कैलकुलेशन ना हो, ताकि आप बस समझो और कॉन्सेप्ट समझ के आप आंसर कर पाओ। ये आपकी अप्रोच बिल्डिंग में काम आएगा। आप एडवांस लिख रहे हो इस बार या आपने मेंस लिखा है और अगला मेंस लिख रहे हो तो आपको हर जगह पे हेल्प करने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे। रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल कंडीशन इज शोन इन द फिगर। Which of the following statement is true? अब वहां पे आप देखोगे दो ग्राफ दिए आपको, एक ग्राफ में आइसोथर्मल लिखा हुआ है, दूसरे ग्राफ में एडियाबैटिक लिखा हुआ है। Of course, more steeper is adiabatic. PV ग्राफ है। आपने शुरू किया P1 T1 से, आप जा रहे हो P2 T2 या P3 T3। सो किस केस में टेम्परेचर ऊपर दिख रहा है आपको बताइए, किस केस में टेम्परेचर ऊपर दिख रहा है? T2। सो T2 और T3 में अगर हम कंपेयर करते हो किसका टेम्परेचर ऊपर होगा? Of course, if you draw an isotherm passing through T2, definitely it will
मीट वाया T1 पार्ट, बट T3 से अगर आप ड्रॉ करोगे तो वो मीट नहीं करेगा उस पॉइंट पे। इज इट क्लियर? वो पॉइंट बिलो है उसके। सो विच ऑप्शन यू गोइंग टू मार्क इन दिस केस? चेक ऑप्शन नंबर ए। ध्यान से देखो ऑप्शन नंबर ए, T1 और T2 तो सेम हो गए, यस और नो? ऑप्शन बी रॉन्ग हो चुका है आपका। अब आ जाइए ऑप्शन नंबर सी पे। W आइसोथर्मल इज मोर देन W एडियाबैटिक। आइसोथर्मल के नीचे का एरिया ज्यादा है, एडियाबैटिक का कम है, बट ध्यान से रखना ये एक्सपेंशंस है। एक्सपेंशंस आर नेगेटिव इन केमिस्ट्री। ओके, सेम क्वेश्चन फिजिक्स में आएगा, आंसर दूसरा हो जाएगा। एक्सपेंशंस आर नेगेटिव इन केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है भाई, तो क्या मैं W आइसोथर्मल मोर देन W एडियाबैटिक मार्क करूं या ना करूं? I should avoid, right? And the last is delta U isothermal is more than delta U adiabatic. That is fine because delta U isothermal, it's change in the values, and delta U adiabatic is in the other case, right? Delta U adiabatic कितना होगा? Delta U is Q plus W. Q हो गया 0, तो delta U ही work done है, work done नेगेटिव है, तो delta U नेगेटिव हो गया। जबकि आइसोथर्मल केस में delta U 0 है, तो ऑप्शन डी सेंस बनाता है। इसका आप ऑप्शन देखेंगे, जो ऑप्शन मेंशन है वो ACD है, बट आप C को प्लीज इग्नोर करना। टेक आंसर इज A and D इफ केमिस्ट्री पेपर। फिजिक्स में मार्क करोगे तो वहां पे C भी आप मार्क कर सकते हो। तो चलो एक और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ले गया। क्वेश्चन नंबर 7 एडवांस्ड एग्जाम में 2014 के एडवांस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और काफी सारे कॉन्सेप्ट सॉल्व हो सकते हैं इस क्वेश्चन को पढ़ के। क्या इस क्वेश्चन को यूज करने के लिए कोई पेन रिक्वायर्ड है? क्या लिखना पड़ेगा? कुछ भी नहीं लिखना है, बस पढ़ो और सॉल्व हो जाएगा। ट्रस्ट मी, जस्ट रीड एंड यू कैन गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। एन आइडियल गैस इन एन थर्मली इंसुलेटेड वेसल एट इंटरनल प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर T1 एक्सपैंड्स इरिवर्सिबली अगेंस्ट जीरो एक्सटर्नल प्रेशर। इन पॉइंट्स को आप अंडरलाइन करते जाओ दिमाग में अपने कि ठीक है, प्रेशर क्या है, टेम्परेचर क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर कितना है, ये आपको बताना चाहिए। द फाइनल प्रेशर, वॉल्यूम एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस आर P2, V2 एंड T2। तो एक प्रोसेस दिया है, यहां से शुरू किया आपने, इरिवर्सिबल मोड में आप यहाँ तक गए, थर्मल इंसुलेशन है पूरे प्रोसेस में, यानी कि Q की वैल्यू आपने 0 फिट कर रखी है, तो Q जैसे ही 0 हो गया, डेल्टा U क्या होता है? Q प्लस W। एक्सपेंशन किसके अगेंस्ट हो रहा है? जीरो एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट। आपको पता है जीरो एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट जब भी एक्सपेंशन होगी तो वर्क डन क्या हो जाएगी? 0। वर्क डन 0 आ चुकी है, Q 0 है, तो डेल्टा U भी 0 हो जाएगा। अब अगर डेल्टा U 0 है तो थोड़ा ध्यान से सोचो भाई, डेल्टा U 0 यानी कि टेम्परेचर में कोई चेंज ही नहीं हुआ, तो टेम्परेचर 1 और टेम्परेचर 2 मैच कर जाएंगे। अब अगर ये भी सेटिस्फाई हो गया तो डेल्टा H इक्वल्स डेल्टा U प्लस डेल्टा P भी आपने पढ़ा होगा आइसोथर्मल के लिए। डेल्टा U मेरे पास 0 हो चुका है, डेल्टा H आइसोथर्मल का 0 होता है, तो डेल्टा PV भी 0 यानी कि P1 V1 P2 V2 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे गैस भी है आपको, राइट? तो अब सारे ऑप्शंस को एक बार समराइज करते हैं और देखते हैं मेरा आंसर बनता क्या है। ऑप्शन ए Q इक्वल 0, यस। ऑप्शन बी T2 इक्वल्स T1, यस। ऑप्शन सी P2 V2 is P1 V1। ऑप्शन डी P2 V2 पार गामा एंड P1 V1 पार गामा। क्या ये बनेगा? क्या एडियाबैटिक हो सकता है? नो चांस, बिकॉज P2 V2 ही P1 V1। यहाँ पे गामा का कोई यूज नहीं होगा, तो मैं क्या आंसर मार्क करूंगा इस क्वेश्चन का? आई विल मार्क आंसर एज A, B एंड C। एडवांस 2014 का क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया विद इन 2 मिनट्स विदाउट यूजिंग पेन। दिस इज हाउ योर अप्रोच कैन बी इम्प्रूव, सो प्लीज वर्क अपॉन इट। टेक केयर, thank you so much for watching, keep liking, subscribing and sharing with your friends.